नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 421, जीवनसन परिवार से पुनः मुलाकात। राजपुर शहर, जीवनसन परिवार निवास। पूरा घर इस समय शांत था। शहर में मौजूद परिवार के सभी सदस्य इस हवेली में थे और उनमें से कोई भी इस दिन बाहर नहीं निकला था। इसके पीछे कारण यह है कि एक दिन पहले ही किरण को एक गुमनाम ईमेल प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्हें बताया गया था कि उन्हें ये सुनिश्चित करना है कि इस विशेष दिन उनके परिवार के सभी सदस्य अपने घर पर वापस आ जाएं। इसके अतिरिक्त उस ईमेल के आने से पहले ही एक अन्य ईमेल आया था, जिसमें उन्हें सूचित किया गया था कि उन्हें परिवार के बाकी सदस्यों के साथ बारिश में भीगना होगा। जितनी देर वे बारिश में रहेंगे, उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। इसलिए भले ही किरण को संदेह था कि ईमेल किसने भेजा है, लेकिन उसने सोचा कि ईमेल भेजने वाला निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उन्हें जानता होगा। और उस समय उसके दिमाग में सिर्फ एक ही व्यक्ति था, और वह कोई और नहीं बल्कि कृष था। यह मानते हुए कि कृष उन पर एहसान करता है, उसने सोचा कि शायद ये सिर्फ एक तरीका है जिससे कृष ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि वह उन पर एहसान न करे। जाहिर है कि उनकी पत्नी को भी संदेह था, लेकिन फिर भी उन्होंने वही करने का फैसला किया जो उन्हें बताया गया था। उस समय बारिश में बेहोश हुए लोगों के बारे में कोई खबर नहीं थी। एम्पायर में छिपी हुई सामग्री खोजें। उस समय जब बारिश शुरू हुई, किरण ने अपने पूरे परिवार को बाहर बुलाया ताकि वे बारिश का अनुभव कर सकें। यह ऐसा कुछ नहीं था जो केवल उनके और जीवनसन परिवार के प्रत्यक्ष सदस्यों पर लागू होता था, बल्कि इसमें वास्तव में परिवार के नौकर भी शामिल थे। जब नौकरों को बताया गया कि उन्हें बारिश में भीगना पड़ेगा, तो वे हैरान रह गए। वे सोच रहे थे कि इस बार मालिक को क्या हो गया है। आखिरकार जीवनसन निवास में उन्हें जो व्यवहार मिलता रहा है वह हमेशा अच्छा रहा है, लेकिन यह निश्चित रूप से पहली बार था कि उन्हें इस तरह का आदेश दिया गया था। और जब उन्हें पता चला कि किरण और उसका पूरा परिवार भी बारिश में फंसने वाला है, तो वे और भी उलझन में पड़ गए। क्या उन्हें बारिश में फंसने की कोई वजह थी? यह विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में ऐसी अफवाहें फैली थीं कि पूरी दुनिया में छाए बादलों के कारण प्रलय आने की संभावना है। लेकिन तभी उन्हें कुछ सूझा। शायद किरण के पास इस बात की जानकारी हो कि दुनिया भर में बादल क्यों दिखाई दे रहे हैं। इसलिए उन्होंने भी इसमें शामिल होने का फैसला किया, ये सोचकर कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। यहाँ तक कि बूढ़ा बटलर भी उनके साथ आ गया और वे कई मिनट तक बारिश में भीगते रहे। और तभी अचानक उन्हें चक्कर आने लगे और वे एक के बाद एक बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। बारिश में भीगने के लगभग 3 दिन बाद ही वे आखिरकार एक के बाद एक जागने लगे। वे लगातार 3 दिनों तक बारिश के संपर्क में रहे थे, जिसका मतलब था कि अगर उन पर कोई असर हुआ भी तो इस समय वे निश्चित रूप से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। हालांकि किरण सबसे पहले नहीं जागा था, लेकिन वह उन कुछ लोगों में से था जो सबसे पहले जागे थे। आश्चर्य की बात यह है कि बूढ़ा बटलर शंभू भी उससे पहले जाग गया था। इस समय बूढ़ा बटलर जीवनसन परिवार के सदस्यों को बारिश से बाहर निकलने में मदद कर रहा था। वे बेहोश हो चुके थे और उन्हें वास्तव में यह नहीं पता था कि उन्हें बेहोश हुए कितना समय हो गया था। उस समय किरण ने शंभू से पूछा कि क्या हो रहा है, और शंभू ने उसे वही बताया जो किरण को पता था। हाँ, बूढ़े बटलर को केवल इतना याद था कि वे खुद को बारिश में उजागर करने गए थे और कुछ मिनट बाद वे बेहोश हो गए थे। लेकिन उन्हें जो चौंकाने वाली बात पता चली वह ये थी कि वे वास्तव में 3 दिनों तक बेहोश थे। यही वह समय था जब किरण को संदेह होने लगा कि उसे जो ईमेल मिला था वह वास्तव में कृष का था। वास्तव में किरण को समझ में आ गया था कि गुमनाम ईमेल भेजना इतना आसान नहीं था। कम से कम उसने जो सुरक्षा व्यवस्था की थी, उसके अनुसार किसी के लिए उसे बिना प्रेषक की पहचान के ईमेल भेजना काफी मुश्किल था। और ऐसा करने वाला एकमात्र व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कृष था। और जो जानकारी उसे मिली थी वह जाहिर तौर पर उस व्यक्ति के बारे में थी जिसे मुख्य जीवनसन परिवार ने उसकी बेटी से मिलाया था, जिसके कारण उन दोनों के बीच सगाई हो गई। उस ईमेल में जो सबूत दिए गए थे वे सगाई तोड़ने के लिए काफी थे, और यह ऐसी बात थी जिसके लिए वह आभारी था। इसलिए उसने यह मानने का फैसला किया कि यह कृष ही था जिसने ईमेल भेजा था। किरण ने यह देखने का प्रयास किया कि क्या उन्हें कुछ हुआ है, लेकिन जब उन्होंने आसपास पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि बारिश में फंसे किसी भी व्यक्ति को कोई चोट या कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं हुआ था। इसके अलावा समाचारों में लोगों के बारिश के संपर्क में आने और बेहोश हो जाने की जानकारी पहले ही प्रसारित हो चुकी थी, और उस समय की मौजूदा रिपोर्टों के अनुसार ये स्पष्ट था कि बारिश का मानव शरीर पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा था। वास्तव में उनके जागने के एक दिन बाद ये कहा गया कि वे सभी लोग जो बारिश के संपर्क में आए थे किसी तरह से मजबूत हो गए थे, जो कि किरण और अन्य लोगों ने स्वयं में देखा था। इसी दिन किरण को ईमेल मिला जिसमें उन्हें बताया गया था कि वे घर से बाहर न निकलें। इसका मतलब था कि जीवनसन के घर में मौजूद सभी लोगों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए।
फिलहाल जीवनसन परिवार के घर में अर्जुन के अलावा बाकी सभी लोग मौजूद थे। इसमें करण भी शामिल था, जो फिलहाल शर्वानी को डेट कर रहा था। वे दोनों अपने रिश्ते को आगे बढ़ा चुके थे और सगाई करने वाले थे। योजनाएं पहले से ही तय हो चुकी थीं और यही वजह थी कि करण वहां शर्वानी के माता पिता से मिलने आया था। ऐसा होने वाला था कि इसके बाद शर्वानी के माता पिता करण के माता पिता से मिलने वाले थे, लेकिन निश्चित रूप से उससे पहले उन्हें मुख्य जीवनसन परिवार को सूचित करना होगा। इस समय पूरा परिवार लिविंग रूम में था। इसमें घर के नौकर चाकर और सुरक्षा गार्ड भी शामिल थे। हाल ही में उन्हें एहसास हुआ कि बारिश में रहने के बाद वे बेहोश हो गए थे। इस बार तो कई घंटों तक बारिश में रहने के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। यही वजह थी कि घर के नौकर बिना किसी चिंता के अपना काम कर पा रहे थे। इसका मतलब ये था कि पिछले कुछ दिनों से जीवनसन के घर में किसी ने भी अपने डिवाइस के अलावा बाहर के लोगों से बातचीत नहीं की थी। पुरुष सेवकों में से एक खुद को रोक नहीं सका और जोर से गाली देने लगा। उसके बाद अन्य सेवक भी चिल्लाने लगे। उनमें से कुछ तो डर के मारे चीखने लगे। किरण और बाकी लोग भी इस समय डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने लिविंग रूम में अचानक प्रकट हुई उस आकृति को देखा था। ईमेल में उन्हें बताया गया था कि उन्हें एक जगह इकट्ठा होना था और वे लिविंग रूम में थे। करण और शर्वानी दोनों ने लिविंग रूम में दिखाई देने वाली आकृति को देखा। वे भावनाओं से अभिभूत हुए बिना नहीं रह सके। उनमें से हर कोई अपने अपने बारे में सोच रहा था। करण को उस समय की याद आई जब वह कृष को परिवार में शामिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि कृष उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा मजबूत था। वह निश्चित रूप से परिवार के उन सदस्यों से कहीं ज्यादा मजबूत था जिन्हें पेशेवर रूप से प्रशिक्षित किया गया था, और अंत में वह अपने भाई का अंगरक्षक बन गया। हालांकि वह कृष को परिवार में आमंत्रित करने की कोशिश करके जो चाहता था वह उसे नहीं मिला, लेकिन आखिरकार कृष फिर भी परिवार में शामिल हो गया। जहां तक शर्वानी की बात है, उसे वह समय याद आ गया जब कृष अभी भी इसी घर में था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह चला गया है, उससे दूर चला गया है। वह अभी अभी वहां आया था, जो ये दर्शाता है कि वह निश्चित रूप से एक उत्परिवर्ती था। जहां तक उसे उत्परिवर्ती के बारे में पता चला, ये कुछ ऐसा था जो उसने करण से सीखा था। इस क्षण उसके हृदय में जो भी आक्रोश और अन्य भावनाएं थीं, वे वास्तव में समाप्त हो गईं, और उसे लगा कि वह पूरी तरह से स्वतंत्र हो गई है। कृष्ण ने स्पष्ट रूप से देखा कि उसके शरीर से गैसें निकल रही थीं, लेकिन उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने किरण की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हारा एहसान चुकाने के लिए यह मौका लेना चाहता हूँ। तुम क्या सोचती हो? अध्याय 422 उन्नति शुरू होती है। किरण ने यह बात सुनकर एक पल के लिए चुप्पी साध ली। उसे जो खबर मिली थी उसके अनुसार उसे समझ आ गया था कि आसपास बहुत सारे बदलाव पहले से ही हो रहे हैं, और यहाँ कृष की उपस्थिति से यह स्पष्ट था कि उसे निश्चित रूप से बारिश के बारे में कुछ पता था जो अभी भी वहां जारी थी। आखिरकार जिस तरह से वह लिविंग रूम में दिखाई दिया था, वह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जो एक साधारण व्यक्ति कर सकता था, और उसे अर्जुन से पहले ही कुछ जानकारी मिल चुकी थी कि इस दुनिया में असाधारण क्षमता वाले लोग भी हो सकते हैं, और शायद कृष वास्तव में उनमें से एक था। और यहाँ अंगरक्षक के रूप में काम करने के दौरान कृष ने जिन क्षमताओं का प्रदर्शन किया था, उनके बारे में सोचने पर यह निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जो किसी साधारण व्यक्ति के पास होनी चाहिए। कृष ने जो योग्यताएं प्रदर्शित की थीं, वे स्पष्ट रूप से एक सामान्य व्यक्ति से कहीं ज्यादा थीं। वह एक अच्छा ड्राइवर था, उसमें भी अच्छा था, वह हथियार चला सकता था, वह एक अच्छा लड़ाकू था, वह पियानो बजा सकता था, वह एक संगीतकार था, और यहाँ तक कि एक पटकथा लेखक भी था। निश्चित रूप से यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई व्यक्ति जो सिर्फ 20 साल का हो कर सकता था, और ऐसा नहीं था कि कृष कोई नौसिखिया या नौसिखिया था, लेकिन वह एक विशेषज्ञ था और उसमें सबसे ऊपर था। भले ही कृष ने अपनी माँ के गर्भ में रहते हुए ही ये सारी बातें सीखनी शुरू कर दी हों, लेकिन उसके लिए उस स्तर तक पहुंच पाना निश्चित रूप से संभव नहीं था। इसलिए इसका एक ही स्पष्टीकरण था, वह निश्चित रूप से उन असाधारण प्राणियों में से एक था। साम्राज्य पर अपडेट के लिए बने रहें। और अभी यदि कृष उसके पास आकर उससे कहता कि वह कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे उसका उन पर किया गया एहसान रद्द हो जाए, तो इसका अर्थ यह है कि यह निश्चित रूप से कोई सरल बात नहीं है। और वे ईमेल निश्चित रूप से उसी की ओर से थे, जिसका अर्थ था कि वह बारिश के बारे में कुछ समझता था। और अगर इस बारिश के कारण दुनिया में चीजें बदलने वाली थीं, तो इसका मतलब था कि कृष जो भी मदद करना चाहता था, वह निश्चित रूप से उसके और उसके पूरे परिवार के लिए फायदेमंद होने वाली थी। काफी समय हो गया। कृष ने जो पूछा था उसका जवाब देने के बजाय किरण ने ये शब्द कहे। वास्तव में कृष ने सरलता से उत्तर दिया। उन्होंने इस बार आने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि वह ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि जीवनसन परिवार बच जाए, कम से कम शुरुआत में। तो आगे चलकर उन्हें क्या अनुभव होगा, यह उन पर निर्भर था। वह उन्हें लाभ देने की योजना बना रहा था, और यही कारण था कि उसने उन्हें बारिश में रहने के बारे में सूचित करने के लिए एआई के माध्यम से ईमेल भेजे थे। प्रयोगशाला में किए गए अनुसंधान के अनुसार
ये स्पष्ट था कि जो व्यक्ति जितना अधिक समय तक बारिश के संपर्क में रहेगा, उसकी क्षमताएं उतनी ही अधिक विकसित होंगी। इसके अलावा ऐसा नहीं था कि बारिश के संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई योग्यता प्राप्त करने से वंचित रहना पड़े। केवल एक ही चीज़ हो सकती थी कि किसी को ऐसी योग्यता प्राप्त हो सकती थी जिसे किसी निश्चित स्थिति में पूरी तरह से बेकार माना जा सकता था। तुम्हारा क्या विचार है? कृष ने एक बार फिर पूछा। किरण ने कृष की ओर देखा और समझ गई कि अभी कृष की स्थिति निश्चित रूप से उस समय से तुलना नहीं की जा सकती जब वह यहाँ अंगरक्षक के रूप में काम करता था। दरअसल कृष का अपनी बेटी के लिए बॉडीगार्ड के तौर पर काम करना कुछ ऐसा था जो होना ही नहीं चाहिए था। अपनी दौलत के साथ वह बॉडीगार्ड के तौर पर काम करने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालना चाहेगा? ये सोचते हुए किरण ने अपनी बेटी की तरफ देखा और सिर्फ अपना सिर हिलाया। आखिरकार ऐसा लग रहा था कि उसकी बेटी पहले ही आगे बढ़ चुकी है। अच्छा होता अगर वह कृष के साथ मिल जाती, लेकिन यह असंभव था। ठीक है, किरण ने स्वीकार किया। किरण के इस बात को स्वीकार करने के बाद कृष ने उन्हें यह बताना शुरू किया कि क्या हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस समय पूरी दुनिया में कुछ बदलाव हो रहे हैं और यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रहने वाली है। अगले कुछ दिनों में यह ऐसी स्थिति होगी जहां केवल ताकतवर लोगों की ही किसी भी चीज में भूमिका होगी। अगर कोई इतना ताकतवर नहीं है तो वह निश्चित रूप से कुछ भी करने में सक्षम नहीं होगा, भले ही उसकी संपत्ति उससे छीन ली जाए। उसने उनसे कहा कि लोग अलौकिक शक्तियों से संपन्न हो जाएंगे और इस दुनिया में कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं रहेगी। लोग दुनिया के विभिन्न हिस्सों में रहने लगेंगे और इस बात की संभावना थी कि अलग अलग गिरोह और ताकतें बन जाएंगी और यह अपरिहार्य था कि एक बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी। बेशक जो लोग पीड़ित होने वाले थे वे कमजोर थे, इसलिए उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि वे खुद को बचाने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। और यही वह सटीक कारण था जिसके लिए उसने उनसे कहा था कि उन्हें बारिश के संपर्क में आना चाहिए, जिससे उन्हें क्षमताएं प्राप्त होंगी। और अब जब वे बारिश के संपर्क में आ चुके थे, कुछ दिन बीत चुके थे, तो उन्हें क्षमताएं प्राप्त हो गई थीं। उनमें से प्रत्येक के पास क्या क्या क्षमताएं हैं ये तो वे खुद ही पता लगा लेते, और यही कारण था कि वह यहाँ था। वह उन्हें अपनी क्षमताओं का स्वतंत्र रूप से परीक्षण करने का अवसर देने के लिए यहाँ थे, ताकि वे अंततः ये जान सकें कि उनके पास क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। किरण और बाकी लोग ये सुनकर पूरी तरह चौंक गए। उन्होंने निश्चित रूप से दुनिया भर में चल रही घटनाओं के बारे में सुना था, जिसमें हाल ही में कई लोगों के भागने की घटना भी शामिल थी, जिन्हें दुनिया भर में अलग अलग सुविधाओं में ले जाया गया था। और इस समय पुलिस और उन लोगों के बीच लड़ाई चल रही थी। बात बस इतनी सी थी कि उन लोगों के पास किसी तरह की अलौकिक शक्तियां थीं और इसी वजह से वे पुलिस से निपटने में सक्षम थे। इसके अतिरिक्त जैसे ही पुलिस वाले बारिश के संपर्क में आते और बारिश की एक भी बूंद उनकी त्वचा पर पड़ती तो कुछ ही मिनटों के बाद वे बेहोश हो जाते, और यही बात उन लोगों को फायदा पहुंचा रही थी। आखिरकार बारिश से उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा था, जिससे उनके लिए पहले से ही मौजूद पुलिस का फायदा उठाना आसान हो गया। सारी बातें समझने के बाद कृष्ण ने उनसे एक खुला मैदान खोजने को कहा, और वहां उसने उन्हें यह बताना शुरू किया कि वे कैसे जान सकते हैं कि उनमें किस तरह की क्षमता है। किसी व्यक्ति में क्या क्षमता है, इसकी पहचान कैसे की जाए, इसकी जानकारी स्टोर में उपलब्ध थी। बस कुछ निर्देशों के साथ वह उन्हें अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने में सक्षम बना सका। यहाँ तक कि वे खुद भी उस पल हैरान रह गए जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें जो क्षमताएं मिली हैं वे कितनी शक्तिशाली हैं। लगभग 2 घंटे बाद ही कृष वहां से चला गया। चूंकि अब पूरा जीवनसन परिवार अपनी क्षमताओं को समझ चुका था और कृष ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि उन्हें अगले कुछ दिनों तक सावधान रहना है, इसलिए उसने सोचा कि अब उसके जाने का समय आ गया है। इसके अलावा उसने पहले ही पता लगा लिया था कि 4 लोगों का एक समूह पहले से ही जीवनसन के घर की ओर आ रहा था। ये स्पष्ट था कि लोगों का ये समूह जीवनसन परिवार के बारे में जानता था और वे शायद जीवनसन परिवार से कुछ पाने की योजना बना रहे थे। कृष आसानी से उनका ख्याल रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने जीवसन परिवार को उस मुद्दे को खुद ही संभालने देने का फैसला किया, ये देखते हुए कि यहाँ आने वाले लोगों का ये समूह निश्चित रूप से इतना मजबूत नहीं था कि उन्हें परेशान कर सके। खैर, ये तभी संभव था जब जीवसन परिवार मौत तक लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन यह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जिस पर संदेह किया जा सकता था, ये देखते हुए कि जीवनसन परिवार के लिए काम करने वाले कुछ सुरक्षा गार्ड पहले सैनिक थे। भले ही वे सैनिक न हों, उनमें से कुछ वास्तव में अंगरक्षक थे, तो जाहिर है उनके पास गैंगस्टरों से निपटने का अनुभव था, जिससे जाहिर तौर पर उनके लिए उन 4 लोगों से निपटना आसान हो गया होगा। लेकिन उन चारों के पास जो भी क्षमताएं थीं, उनके बारे में जानना जीवनसन परिवार पर निर्भर करता था। जिस क्षण वह फिर से दिखाई दिया, वह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पर था। वह नीचे शहर को देख रहा था और उसे एहसास हुआ कि अराजकता आखिरकार फैलने लगी थी। उनका इरादा जानमाल की हानि पहुंचाना नहीं था, लेकिन कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। इस सभ्यता को विकसित होना था और यही एकमात्र रास्ता था।
आखिरकार अगर उन्हें इस समय यह अनुभव नहीं हुआ, अगर कोई दूसरी सभ्यता प्रकट हुई और उसने हमला किया, तो वे पूरी तरह से असहाय हो जाएंगे। जहां तक उन हथियारों का सवाल है जिन्हें वे बार बार बनाते रहते हैं, वे स्पष्ट रूप से अन्य उन्नत सभ्यताओं के खिलाफ पूरी तरह से बेकार होंगे, जिससे शायद वे अनुपयोगी हो जाएंगे। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि सब ठीक हो जाएगा और हमें और समय मिल जाएगा। अन्यथा अगर हमारी तैयारी से पहले अचानक कोई और सभ्यता सामने आ गई, तो हम उनके सामने पूरी तरह से असहाय हो जाएंगे। कृष्ण ने धीमी आवाज में कहा। अध्याय 423 सिस्टम हैक हो गया। नाजू राष्ट्र अबोल शहर भूमिगत स्थित एक प्रतिष्ठान के अंदर एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। इस स्थिति में शामिल लोग सरकार के शीर्ष स्तर के सदस्य थे, साथ ही कई उच्च पदस्थ म्यूटेंट भी थे। म्यूटेंट की रैंकिंग के लिए यह मुख्य रूप से उनकी क्षमताओं और उनकी क्षमताओं की महत्ता पर निर्भर करता था। मूल रूप से जो जितना मजबूत होगा, म्यूटेंट की श्रेणी में उसे उतनी ही ऊंची रैंक मिलेगी। इस समय वे सभी एक स्क्रीन को देख रहे थे जो देश के भीतर वर्तमान स्थिति को प्रदर्शित कर रही थी, और स्क्रीन के सबसे ऊपरी कोने में एक और पॉपअप वीडियो था जो दुनिया के विभिन्न माता पिता में क्या चल रहा था इसका वीडियो प्रदर्शित कर रहा था। उनके हाव भाव सब कुछ कह रहे थे। वे पूरी तरह से भ्रमित थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। नेताओं में से एक ने मेज के दूसरी ओर बैठे म्यूटेंटों की ओर देखा और पूछा, क्या आप लोगों को म्यूटेंट बनने के लिए ऐसा कुछ सहना पड़ा था? आप पहले से ही जानते हैं कि क्या हुआ था। हम एक प्रयोग का हिस्सा थे और हम उन कुछ लोगों में से थे जो इतने भाग्यशाली थे कि जीवित बच पाए। खैर, किसी भी मामले में हमें मरना ही था, और यह केवल अत्यधिक भाग्य के कारण था कि हम अब तक जीवित रहने में सक्षम थे। म्यूटेंट में से एक ने जवाब दिया। उसके आसपास के लोगों ने सिर हिलाया, क्योंकि वास्तव में यही मामला था। वैसे पूछने वाले व्यक्ति को भी इस बारे में पहले से ही पता था, लेकिन स्थिति इतनी परेशान करने वाली थी कि उसके पास पूछने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। हर कोई एक पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि वे सोचने लगे कि मौजूदा स्थिति के बारे में क्या किया जाना चाहिए। दुनिया भर में म्यूटेंट दिखाई देने के साथ ये स्पष्ट था कि म्यूटेंट अब केवल इस देश तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इसके बजाय वे दुनिया भर में फैलेंगे। उस समय इस राष्ट्र में जो भय का भाव था वह निश्चित रूप से गायब हो जाएगा, जिसका अर्थ है कि नाजू को अंततः अन्य राष्ट्रों से युद्ध का सामना करना पड़ेगा। और इस बिंदु पर वे सभी एक बात समझ गए। सत्ता अलग अलग लोगों को बेतरतीब ढंग से दिए जाने के कारण जिन लोगों ने कभी अपने देश का नेतृत्व करने का सपना देखा था, उनमें से कुछ निश्चित रूप से सरकार को पलटने की कोशिश करेंगे। यह ऐसी स्थिति होगी जहां ताकत ही सब कुछ होगी और नियम अब अस्तित्व में नहीं होंगे। और यह एक अराजक स्थिति थी जिसे सम्मेलन कक्ष में मौजूद कोई भी व्यक्ति वास्तव में नहीं चाहता था। सरकार से जुड़े लोगों के लिए वे देश पर नियंत्रण पाकर खुश थे, भले ही वे किसी और के अधीनस्थ हों। लेकिन फिर भी कम से कम उनके पास अपने विशेषाधिकार थे और वे जिस पद पर थे उसे धारण करने के लाभ थे। लेकिन यदि यह पता चला कि ताकत ही सब कुछ है, तो ये देखते हुए कि वे स्वयं म्यूटेंट नहीं थे, वे म्यूटेंटों के हाथों अपना स्थान खो सकते थे। जहां तक म्यूटेंट की बात है, तो शुरू में उन्हें लगा कि म्यूटेंट होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन अब जब पूरी दुनिया में बहुत सारे म्यूटेंट सामने आ रहे हैं, तो वे खुद को अनोखा महसूस नहीं करेंगे। ये खास तौर पर उन म्यूटेंट के लिए था जो काफी कमजोर थे। आखिरकार वीडियो में वे कुछ ऐसे म्यूटेंट देख सकते थे जो उनसे ज्यादा ताकतवर थे, और ये सिर्फ इस देश नाजू में ही था। यदि कई पागलों को उत्परिवर्ती बनने की क्षमता प्राप्त हो गई और उन्होंने अचानक इस राष्ट्र में प्रवेश करने का फैसला किया, तो उनके लिए इस राष्ट्र के भीतर शांति बनाए रखना बेहद मुश्किल होगा। उन्होंने सरकार में शामिल होने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि यह उन दो वैज्ञानिकों के प्रति ऋण चुकाने का सबसे अच्छा तरीका है जिन्होंने उन्हें एक और मौका दिया था। उनके लिए उन दोनों के लिए कुछ भी कर पाना असंभव था, क्योंकि वे पहले ही मर चुके थे। क्या आपको लगता है कि वह यही कहना चाह रहा था? नाजू के असली नेता ने अचानक पूछा, जिससे उसके आसपास के सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। आसपास के सभी लोग उसे देखकर भ्रमित हो गए, क्योंकि वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह क्या कहना चाह रहा है। वह किसके बारे में बात कर रहा था और वह व्यक्ति किस बारे में बात कर रहा था। अपने आसपास के लोगों के हाव भाव देखकर नेता ने बस एक आह भरी। फिर उसने कहा, कई दिन पहले हमें पता चला कि केंद्रीय प्रांत में एक उत्परिवर्ती था जो न तो सरकार के साथ और न ही भाड़े के सैनिकों के साथ जुड़ा था। इसलिए हमने उसे फंसाने की कोशिश करने के लिए एक उत्परिवर्ती को भेजा, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके अलावा उन्होंने हमारे द्वारा भेजे गए व्यक्ति से बस इतना कहा कि हमें अगले कुछ दिनों के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि बदलाव होने वाले हैं। बस इतना ही कि हमें अब तक समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था। अब जब मैं देख रहा हूं कि क्या हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि वह ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि अगले कुछ दिनों में बदलाव होने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह ये कहना चाह रहे थे कि बदलाव सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में होने जा रहे हैं। आसपास के सभी म्यूटेंट चौंक गए। आखिरकार उन्होंने इसके बारे में नहीं सुना था।
खैर, यह अपेक्षित था, ये देखते हुए कि नेता को क्रिश से प्रतिक्रिया मिलने के बाद उसने वास्तव में दूसरों के साथ इतना कुछ साझा नहीं किया। उस समय उसने बस यही सोचा कि शायद क्रिश उन्हें कुछ ऐसा बताने की कोशिश कर रहा था ताकि उनका ध्यान दूसरी चीज़ों पर लगा रहे। लेकिन अंत में उसने तय किया कि वह क्रिश पर ध्यान देगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगर वह आदमी वास्तव में कभी भी अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करता है तो उससे निपटा जा सके। राष्ट्र के नेता के रूप में उनके लिए राष्ट्र के भीतर किसी भी तरह की अस्थिरता की अनुमति देना असंभव था। खैर, इसमें ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप को छोड़कर अन्य लोग शामिल थे। उन लोगों से निपटना संभव नहीं था, कम से कम उस समय तो नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस बारे में पहले से जानता था? हमें इसकी जानकारी क्यों नहीं दी गई? ये सही है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपने इसे अपने तक ही क्यों रखा? अगर आपने हमें पहले ही बता दिया होता तो कम से कम हम इसके लिए खुद को तैयार कर लेते। क्या वह वही है जिसकी वजह से बारिश शुरू हुई? उसके पास निश्चित रूप से इसे रोकने का कोई तरीका है। हमें उसे ढूंढना होगा ताकि वह बारिश को रोक सके, अन्यथा पूरी दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। आपका रोमांच साम्राज्य में जारी है। तुरंत ही पूरा समूह बोलने लगा। हर कोई अपने अपने विचार बता रहा था। कुछ लोग नेता को दोषी ठहरा रहे थे जबकि कुछ लोग समाधान के बारे में सोच रहे थे। बूढ़े व्यक्ति ने बस समूह की ओर देखा और पूछा, आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं है कि अगर मैंने आपको बताया होता तो आप वैसे भी उस पर विश्वास कर लेते। मुझे बताएं, आज से पहले कौन विश्वास करता कि ऐसा कुछ होने वाला है? उस सवाल के उठते ही आसपास के लोगों की बोलती बंद हो गई। उन्हें समझ में आ गया कि अगर उन्हें पहले से पता होता कि अभी क्या हो रहा है तो वे यकीन नहीं करते। उन दो वैज्ञानिकों के परिदृश्य से बाहर होने के कारण उनके समान स्तर के म्यूटेंटों का निर्माण करना अत्यंत कठिन बल्कि असंभव था। जब उसने देखा कि सब चुप हैं तो नेता ने एक और बेबस आह भरी। फिर उसने कहा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। क्या आप में से कोई उन दो वैज्ञानिकों के बारे में जानता है? हार्ड कॉपी में दर्ज जानकारी के अनुसार ये स्पष्ट है कि उन दोनों का एक बेटा था, लेकिन हमारे पास मौजूद सभी सॉफ्ट कॉपी जानकारी से पता चलता है कि उनका कोई बेटा नहीं था और वे सिर्फ साधारण वैज्ञानिक थे। अगर हम उनसे बातचीत न करते तो हमारे लिए ये जानना असंभव होता कि वे दो वैज्ञानिक ही वास्तव में वे थे जिन्होंने इतने सारे म्यूटेंट बनाए थे। उसके शब्दों ने तुरंत उसके आसपास के लोगों को चौंका दिया। वे क्या सुन रहे थे? दोनों वैज्ञानिकों का एक बेटा था। इसके अलावा सॉफ्ट कॉपी की जानकारी हार्ड कॉपी से बिल्कुल अलग थी। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने सिस्टम को हैक कर लिया हो और डेटा को बदलने में कामयाब हो गया हो? यह एक संभावना थी, लेकिन ये केवल एक शक्तिशाली म्यूटेंट द्वारा ही किया जा सकता था। जब तक उनके पास जानकारी तक पहुंचने की क्षमता थी वे इसे आसानी से बदल सकते थे। शायद यही कारण था कि म्यूटेंट को इसका एहसास नहीं हुआ। तो क्या उनके बेटे के बारे में कोई जानकारी है? म्यूटेंटों में से एक ने पूछे बिना नहीं रह सका। वर्तमान में हार्ड कॉपी में उपलब्ध सभी जानकारी से पता चलता है कि उनका एक बेटा था और वह दक्षिणी प्रांत के राजपुर शहर नामक एक छोटे से शहर में था। लेकिन ये देखते हुए कि यह तकनीकी युग है, लोग इतनी सारी चीजें लिखने की जहमत क्यों उठाएंगे? इसलिए वे कहाँ रहते थे इसके अलावा कोई और विवरण उपलब्ध नहीं है। ये दुख की बात है कि उनके बेटे के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन वर्तमान में हम कह सकते हैं कि इस बात की अच्छी संभावना है कि वर्तमान घटना उन दो दिवंगत वैज्ञानिकों से संबंधित है। हम अपने पास मौजूद सुरागों का इस्तेमाल करके उनके बेटे को खोजने की कोशिश कर सकते हैं। शायद हम उससे कुछ पा सकें और शायद कोई समाधान या कारण पा सकें कि वर्तमान घटनाएं क्यों हो रही हैं। सबसे शक्तिशाली म्यूटेंट ने कहा। अध्याय 424 जांच। शब्द कहे जाने के तुरंत बाद कॉन्फ्रेंस रूम में सन्नाटा छा गया। आखिरकार सभी इस बात पर सहमत होने लगे कि यह एक अच्छा विचार था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस समय क्या हो रहा है और उनके लिए इंतजार करने के बजाय जल्द से जल्द समाधान ढूंढना बेहतर था। अगर चीजें पूरी तरह से हाथ से निकल गईं तो पूरी दुनिया निश्चित रूप से अराजकता के दौर में आ जाएगी, और ऐसी स्थिति में एक पूरी सभ्यता के वर्तमान स्तर से नीचे गिरने की भी संभावना थी। पूरी मानव जाति के लिए पाषाण युग में वापस लौटना असंभव नहीं होगा। यह ऐसी बात थी जिसमें सिर्फ नाजू ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया शामिल थी। उन्हें समझ में आ गया था कि भले ही वे इस समय देश के भीतर की स्थिति से निपट लें, लेकिन दुनिया भर में हो रही गतिविधियां निश्चित रूप से इस देश में भी फैलेंगी और प्रवेश करेंगी। एम्पायर से अधिक सामग्री का आनंद ले, इसलिए अगर वे इस मुद्दे का ध्यान रख सकें और पूरी दुनिया में अराजकता फैलने से रोक सकें तो ये सबसे अच्छा होगा। लेकिन वे समझ गए कि पूरी दुनिया में जो कुछ हुआ था वह निश्चित रूप से कोई आसान बात नहीं थी। ये भले ही यह एक उत्परिवर्ती था जिसने इस तरह की घटना को घटित होने के लिए पहल की थी, उस उत्परिवर्ती की शक्ति निश्चित रूप से उन सबसे मजबूत उत्परिवर्ती के स्तर से परे थी जिनका उन्होंने पहले कभी सामना किया था। यहाँ तक कि ब्लैक मर्सिनरी ग्रुप का नेता भी निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम नहीं था।
यही कारण था कि उन्हें विश्वास था कि इसमें केवल 2 वैज्ञानिक ही शामिल हो सकते हैं। भले ही यह कुछ साल पहले सीधे तौर पर न हुआ हो, लेकिन यह निश्चित रूप से अप्रत्यक्ष रूप से एक योजना थी जिसे गति दी गई थी और इस साल ही इसकी शुरुआत हुई थी। तो फिर इस पर सहमति हो गई है। लेकिन फिर भी देश के भीतर अराजकता से निपटने के लिए कई म्यूटेंट को भेजो। हम अपने देश से शुरुआत कर सकते हैं और जब हम इससे निपट लेंगे तो हम फिलहाल पड़ोसी देशों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। नाजू राष्ट्र के वर्तमान नेता बूढ़े व्यक्ति ने कहा। कुछ ही मिनटों बाद सभी म्यूटेंट को वास्तव में भेज दिया गया। उन्हें देश के अलग अलग माता पिता के पास जाने के लिए कहा गया ताकि उन लोगों से निपटने की कोशिश की जा सके जो अराजकता पैदा कर रहे थे। म्यूटेंट पहले से ही जानते थे कि बारिश से उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा और यही कारण था कि वे अराजकता से निपटने के लिए साहपूर्वक शहर के अन्य हिस्सों में घुस सकते थे। लेकिन वर्तमान में सरकार के साथ गठबंधन करने वाले म्यूटेंटों के नेता ने 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर दक्षिणी प्रांत की ओर कदम बढ़ा दिया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जाकर दोनों वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी जुटाने का फैसला किया था। हालांकि उनके सिस्टम में मौजूद डेटा से पता चलता था कि दोनों वैज्ञानिकों के परिवार में कोई नहीं था, फिर भी उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया। हालांकि उन्होंने दोनों वैज्ञानिकों से लंबे समय से बातचीत नहीं की थी, लेकिन वे समझ गए थे कि वे दोनों एक जोड़े हैं। और कभी कभी उन्होंने उन दोनों को अपने बेटे के बारे में बात करते हुए सुना था। ये स्वागत योग्य है कि कुछ म्यूटेंट जो किसी तरह से जोड़े के बीच की बातचीत को सुनने में कामयाब हो गए थे। आखिरकार जोड़े ने जितना संभव हो सके कृषि से जुड़े मुद्दे को अपने काम से दूर रखने की कोशिश की। दक्षिणी प्रांत की यात्रा कुछ घंटों में ही पूरी हो सकती थी, क्योंकि वे निजी जेट का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन मौसम की वजह से उनके पास कई घंटे और लगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था ताकि वे वहां पहुंच सकें। जब तक वे कार्रवाई करने के लिए तैयार हुए तब तक अगला दिन आ चुका था। और ये देखते हुए कि वे अब सिस्टम में मौजूद डेटा पर भरोसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसे हैक किया जा सकता है, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जांच करने का फैसला किया। सबसे पहले उन्होंने मैको समुदाय में जाकर दोनों वैज्ञानिकों और उनके बेटे के बारे में जानकारी मांगी। और निवास के भीतर कुछ पुराने पड़ोसियों ने दोनों वैज्ञानिकों को पहचान लिया और वे कृषि के बारे में भी जानते थे। लेकिन फिर भी उनके पास कृषि की कोई छवि नहीं थी। वे केवल कृषि का वर्णन ही कर सकते थे, जबकि पिछली बार जब उन्होंने उसे देखा था तब से कुछ महीने बीत चुके थे। इसके अलावा उन्होंने वैज्ञानिकों को विला की ओर इशारा किया। कृष अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और संपत्ति उसके चाचा द्वारा जब्त कर ली गई। चारों म्यूटेंट तुरंत आगे बढ़े और विला का दौरा किया। चूंकि विला उस समय बंद था, इसलिए वे आसानी से उसमें घुस गए। बेशक विला में घुसने पर तुरंत अलार्म बज जाएगा जो पूरे समुदाय की सुरक्षा को स्थिति के बारे में सूचित करेगा। लेकिन ये देखते हुए कि म्यूटेंट यहाँ थे और मौजूदा स्थिति के साथ जहाँ सरकार ने पहले ही सभी नागरिकों को बारिश में न जाने की सूचना दे दी थी, सुरक्षा के लिए कार्रवाई करना असंभव था। सबसे पहले म्यूटेंट ने सरकार के माध्यम से समुदाय के प्रबंधन को मौजूदा स्थिति के बारे में पहले ही सूचित कर दिया था। इसके अलावा सुरक्षाकर्मी खुद को बारिश में उजागर करने जैसा कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते थे, क्योंकि इससे उन पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला था। विला में घुसने के बाद उन्हें दीवार पर कृष की तस्वीरें मिलीं, जिन पर उसके माता पिता के साथ कृष की तस्वीर थी। और ये देखते हुए कि वे चारों पहले भी वैज्ञानिकों से मिल चुके थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से उन्हें पहचान लिया। और कृष की छवि को देखकर पड़ोसियों से मिली जानकारी के अनुसार कृष को आखिरी बार देखे हुए उन्हें लगभग 7 साल हो चुके थे। इसका मतलब ये था कि कृष अब इतना बड़ा हो चुका था कि वे उससे पूछताछ कर सकते थे। वह स्पष्ट रूप से एक वयस्क था और अगर उसके माता पिता ने मरने से पहले उसके लिए कोई योजना बनाई थी तो वह निश्चित रूप से उन योजनाओं को पूरा करने में सक्षम था। इसलिए कृष की छवि के साथ, भले ही वह उनका छोटा संस्करण था, वे कृष की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने आसपास के इलाकों का दौरा करना शुरू किया और वहां रहने वालों से पूछा कि क्या वे कृष के बारे में जानते हैं। और जब उनसे पूछा गया तो उन्हें पता चला कि ये लोग सरकार से हैं, तो वे तुरंत सहयोग करने के लिए तैयार हो गए। जिन लोगों को कृष के बारे में कोई सुराग मिला, उन्होंने तुरंत बता दिया। बेशक चारों म्यूटेंट सिर्फ आम नागरिकों से ही नहीं, बल्कि बड़े तबके के लोगों से भी मिलने गए। और इसके साथ ही वे कृष के बारे में जानकारी हासिल करने में सक्षम हो गए, खास तौर पर उन लोगों से जो पहले सुरक्षा उद्योग में शामिल थे। अंततः उन्हें पता चला कि कृष वास्तव में काफी समय तक एक अंगरक्षक था और वह एक अमीर परिवार, जीवनसन परिवार की बेटी का अंगरक्षक था। यह एहसास होने के बाद वे तुरंत आगे बढ़े और जीवनसन परिवार से मिलने गए। और जब वे जीवनसन परिवार के निवास पर पहुंचे तो वे पूरी तरह से हैरान रह गए। सबसे पहले जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्हें पता चल गया कि यहाँ एक बोतल जरूर आई थी। और वह बटन गोलियों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि यह म्यूटेंट की लड़ाई थी।
उन्होंने अनुमान लगाया था कि पूरी दुनिया में म्यूटेंट दिखाई देंगे और इसके पीछे निश्चित रूप से वह बारिश थी जो अभी भी लगातार जारी थी। लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि म्यूटेंट की संख्या बहुत अधिक होने वाली है। और पीछे छोड़े गए युद्ध के निशानों को देखकर ही यह स्पष्ट हो गया कि यह लड़ाई आसान नहीं थी। इस स्तर की लड़ाई निश्चित रूप से उनके स्तर की थी, ये देखते हुए कि वे म्यूटेंट के समूह में सबसे मजबूत 4 थे जो सरकार में शामिल हो गए हैं। ऐसा लगता है कि चीजें बहुत तेजी से हाथ से निकल रही हैं। हमें जल्द से जल्द समाधान की तलाश करनी होगी। और यहाँ हो रही लड़ाई के पीछे निश्चित रूप से कुछ कारण हैं। हालांकि हम इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि जिन लोगों ने अभी अभी क्षमताएं हासिल की हैं, उनमें से कुछ लोग पैसे कमाना चाहते थे और उन्होंने जीवनसन परिवार पर हमला करने का फैसला किया, प्रमुख म्यूटेंट ने कहा। बाकी लोगों ने भी सिर हिलाया क्योंकि वे भी यही सोच रहे थे, लेकिन साथ ही वे तैयार भी थे। फिलहाल उन्हें यह स्पष्ट था कि जितना अधिक समय तक वे प्रतीक्षा करेंगे, संभावना है कि चीजें हाथ से निकल जाएंगी, इस हद तक कि उनके लिए कुछ भी कर पाना असंभव हो जाएगा। इसके बाद समूह परिसर में घुसा, लेकिन अचानक सुरक्षा गार्डों के एक समूह ने उन्हें रोक दिया। इन सुरक्षा गार्डों ने उन 4 लोगों को देखा जो गंभीर भावों के साथ वहां पहुंचे थे। हाल ही में जीवनसन निवास पर हमला करने वाले म्यूटेंट की संख्या में वृद्धि हुई थी और यह कुछ ऐसा था जिसने उन्हें चिंतित कर दिया था। लेकिन वे डरे नहीं क्योंकि उनके पास जो क्षमताएं थीं वे शीर्ष स्तर की थीं। जब तक वे जिन म्यूटेंट से मिले वे कृष जितने शक्तिशाली नहीं थे, उन्हें विश्वास था कि वे उनका ख्याल रख सकेंगे। इसके अलावा वे इस निवास में मौजूद एकमात्र म्यूटेंट नहीं थे, बल्कि इसके बजाय इस निवास में मौजूद हर व्यक्ति वर्तमान में एक म्यूटेंट था। उन्होंने जो योग्यताएं हासिल की थीं वे एक दूसरे से अलग थीं, लेकिन फिर भी उनमें से कुछ ने मजबूत लड़ाकू क्षमताएं हासिल कीं। यही वह चीज़ थी जिसने उन्हें आत्मविश्वास दिया। तुम्हारे यहाँ आने का क्या इरादा है? यह एक निजी संपत्ति है और तुम यहाँ अवैध रूप से प्रवेश कर रहे हो। जब तक तुम्हारे पास यहाँ आने का कोई अच्छा कारण न हो, हम चाहते हैं कि तुम तुरंत वापस लौट जाओ और चले जाओ, सुरक्षा गार्डों के कप्तान ने अपने सामने खड़े 4 लोगों के समूह को देखते हुए कहा। अध्याय 425। क्या वह एक उत्परिवर्ती है? सरकार की ओर से आए चारों म्यूटेंटों ने सामने खड़े सुरक्षा गार्डों की ओर आशंका भरी नजरों से देखा। इन सुरक्षा गार्डों को देखकर ही वे तुरंत बता सकते थे कि वे सभी म्यूटेंट हैं। वे अपने सामने मौजूद इन म्यूटेंट की लड़ाकू ताकत के बारे में निश्चित नहीं थे, लेकिन यह निश्चित रूप से इतना आसान नहीं था। आखिरकार कोई भी उन्हें वह एहसास नहीं दे सकता था जो उन्हें मिल रहा था। यह उनके लिए स्पष्ट था कि उनके सामने मौजूद लोगों का यह समूह निश्चित रूप से मजबूत था, कम से कम उन आम म्यूटेंट से तो मजबूत था जिनका उन्होंने अब तक सामना किया था। प्रमुख म्यूटेंट ने आगे बढ़कर अपना पहचान पत्र निकाला। ये पहचान पत्र विशेष म्यूटेंट इकाई के लिए था, जिसमें सरकार में शामिल होने वाले सभी म्यूटेंट शामिल थे। उन्होंने अपना पहचान पत्र दिखाते हुए कहा, हम सरकार से हैं, हम यहाँ जांच के लिए आए हैं और हम आपसे सहयोग चाहते हैं। उसके पीछे खड़े दूसरे म्यूटेंट भी उसके पीछे चले गए और उन्होंने भी अपनी पहचान पत्र निकाल लिए। सुरक्षा गार्डों के लिए जब उन्होंने सुना कि यह समूह वास्तव में सरकार से था तो वे आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन फिर अचानक वे सतर्क हो गए। आखिरकार कुछ समय पहले ही कृष यहाँ आया था और उसने उनकी सहायता की थी, उन्हें दुनिया की स्थिति के बारे में जानकारी दी थी। अगर कृष न होता तो अब तक उनके लिए यह मुश्किल हो चुका होता। आखिरकार अगर वे लंबे समय तक बारिश के संपर्क में नहीं आते तो बाद में जो क्षमताएं उन्होंने हासिल की थीं वे निश्चित रूप से कमजोर हो जातीं। उन्हें नहीं पता था कि ये 4 लोग यहाँ क्यों आए थे, लेकिन अगर वे यहाँ कोई परेशानी खड़ी करने आए थे तो इस इलाके के सुरक्षा गार्ड के तौर पर वे निश्चित रूप से कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेंगे, फिर चाहे उनके सामने खड़ा ये समूह सरकार का ही हिस्सा क्यों न हो। इस समय वे पहले से ही समझ चुके थे कि सरकार ऐसी चीज नहीं है जो लंबे समय तक टिकने वाली है। आखिरकार जब लोग बेतरतीब ढंग से सत्ता हासिल करते हैं तो सरकार के लिए उन सभी को नियंत्रित कर पाना असंभव था, और ऐसा करने में सक्षम होने के लिए उन्हें सभी म्यूटेंटों या राष्ट्र के अधिकांश म्यूटेंटों की वफादारी हासिल करनी होगी, इससे पहले कि वे अंततः स्थिति को स्थिर कर सकें। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो उन म्यूटेंटों का क्या होगा जो दूसरे देशों से आ रहे थे? क्या मैं जान सकता हूं कि आप किस प्रकार की जांच करना चाहते हैं और आप किसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? सुरक्षा कप्तान ने पूछा। सरकार की ओर से आए चारों म्यूटेंट इस बात से प्रभावित नहीं थे कि सुरक्षा गार्ड उनसे पूछताछ कर रहे थे, लेकिन वे मौजूदा स्थिति को समझ गए थे। वर्तमान में ये देखते हुए कि दूसरा पक्ष भी उत्परिवर्ती था, उनके पास निश्चित रूप से उनसे प्रश्न करने की क्षमता थी, विशेष रूप से ये देखते हुए कि वे स्वयं ही दूसरे पक्ष के क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाले थे। बहरहाल प्रमुख म्यूटेंट ने बस इतना कहा, यह एक महत्वपूर्ण बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। वास्तव में जब तक हम इससे परिणाम प्राप्त करते हैं यह ऐसी बात है जिससे पूरे विश्व को मदद मिलेगी। सुरक्षा गार्डों ने आंखें मूंद लीं और अपने सामने खड़े 4 म्यूटेंटों को देखा।
उन्होंने पहले ही उनकी पहचान सत्यापित कर ली थी, और भले ही यह पहली बार था कि वे उस विभाग के बारे में सुन रहे थे, लेकिन वे देख सकते थे कि यह वैध था। कुछ चीजें नकली नहीं हो सकती, और इन 4 लोगों के पास जो पहचान पत्र थे वे स्पष्ट रूप से असली थे। कुछ देर सोचने के बाद कैप्टन ने फैसला किया कि इस समूह के लिए किरण से मिलना बेहतर होगा। वह कोई फैसला नहीं ले सकता था, खासकर तब जब उसके सामने वाले व्यक्ति ने जो कहा था वह सच हो। लेकिन फिर भी उसे यह सुनिश्चित करना था कि इन चारों का कोई बुरा इरादा न हो। भले ही किरण और जीवनसन परिवार के बाकी लोग इस समय म्यूटेंट थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उन सभी के पास युद्ध की क्षमताएं थीं। इसलिए यदि यह पता चला कि उसके सामने खड़े 4 लोग दुश्मन थे और उन्होंने छिपकर हमला किया, तो निश्चित रूप से चीजें बिगड़ जाएंगी। तो फिर मेरे पीछे आओ, सुरक्षा गार्डों के कप्तान ने कहा, और फिर मुड़कर हवेली की ओर चल दिया। अग्रणी म्यूटेंट ने सुरक्षा गार्ड के पीछे जाने से पहले सिर हिलाया। अन्य सुरक्षा गार्डों ने तुरंत उन चारों को घेर लिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे कुछ भी संदिग्ध न करें। हवेली के प्रवेश द्वार पर पहुंचने के बाद कैप्टन ने उन्हें बताया कि उन्हें बाहर इंतजार करना चाहिए, क्योंकि उसने किरण को स्थिति के बारे में बताया था। चारों तुरंत सहमत हो गए, और थोड़ी देर बाद सुरक्षा गार्ड किरण के साथ आया। सुरक्षा गार्ड के कप्तान की तरह किरण भी सतर्क था। क्रिश ने उसे बताया था कि उसे अभी किसी पर भी आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। आखिरकार जब लोगों के पास ताकत होती है तो वे कभी भी अपना मन और दिल बदल सकते हैं, और अभी किरण अपने परिवार को खतरे में नहीं डालना चाहता था। यही कारण था कि उसने खुद बाहर आने का फैसला किया। उसके साथ परिवार का बटलर शंभू भी था। क्या मैं आपके आने का कारण जान सकता हूँ? हवेली से बाहर निकलते ही किरण ने पूछा। उसने पहचान पूछने की भी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि वह समझ गया था कि इस समय उन पहचानों का कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ जांच के लिए आए हैं। हम एक व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं, और हमारे पास जो खुफिया जानकारी है उसके अनुसार हम जानते हैं कि वह यहाँ आपकी बेटी के लिए अंगरक्षक के रूप में काम कर रहा था। हम उसके ठिकाने के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी मामला है। आपको बता दें कि यह पूरे देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और पूरी दुनिया में फैल रहा है जब तक हम अपने प्रयास में सफल होते हैं, म्यूटेंट के नेता ने समझाया। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, किरण का दिल धड़क उठा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि वह पहले से ही व्यापार जगत में ऐसी स्थितियों का आदी था। इस समय उसका दिमाग घूम रहा था। उसे नहीं पता था कि लोगों का ये समूह क्रिश को क्यों ढूंढ रहा है, लेकिन उसे एक बात समझ में आ गई थी। इस बात की पूरी संभावना थी कि क्रिश इस समय पूरी दुनिया में हो रही घटनाओं में शामिल था। संभावना काफी कम थी, लेकिन फिर भी यह उनकी थी। इसका मतलब था कि अगर क्रिश ने कुछ ऐसा किया जो अपराध माना जाता है, तो वे निश्चित रूप से उसकी तलाश करेंगे। लेकिन फिर उसने उस स्थिति के बारे में सोचा जहां क्रिश उनकी मदद करने के लिए आया था, ताकि वह ये पहचान सके कि उनमें क्या क्षमताएं हैं और उन्हें नियंत्रित करने के सर्वोत्तम तरीके क्या हैं। क्या ये हो सकता है कि यही कारण था कि वे उसे ढूंढ रहे थे? क्या ये हो सकता है कि वे क्रिश को ढूंढना चाहते थे ताकि वह उनकी अपनी क्षमताओं को नियंत्रित करने में उनकी सहायता कर सके? जब इन लोगों के आने के कारणों की संभावनाएं उसके दिमाग में घूमती रहीं, तो आखिरकार किरण ने बोल दिया। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप क्रिश के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है जो मेरी बेटी का अंगरक्षक बना, कम से कम काफी समय के लिए तो। लेकिन मुझे डर है कि मैं वास्तव में नहीं जानता कि वह कहाँ है। जब से हमने उसे आखिरी बार देखा है, तब से कई महीने बीत चुके हैं और हम उससे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। किरण को समझ में आ गया कि वह झूठ नहीं बोल सकता कि उसे क्रिश के बारे में कुछ नहीं पता। चूंकि ये लोग सरकारी थे, इसलिए ये स्पष्ट था कि उनके पास पहले से ही जीवनसन परिवार के बारे में पूरी जानकारी थी। हालांकि यह सच था कि वह वास्तव में नहीं जानता था कि क्रिश वर्तमान में कहाँ है। भले ही वह वास्तव में इसके बारे में जानता हो, फिर भी वह ये नहीं बताएगा। क्रिश ने पहले ही उन पर एक उपकार किया था जिससे कई बार उनकी जान बच चुकी थी। अगर क्रिश ने उन्हें बारिश के संपर्क में आने के बारे में नहीं बताया होता, तो उन्हें वे क्षमताएं नहीं मिल पाती जो उनके पास पहले से थीं। इसके अलावा अगर क्रिश ने उन्हें अपनी क्षमताओं का उपयोग करना नहीं सिखाया होता, तो वे अनावश्यक रूप से हताहत हो सकते थे। ये कुछ ऐसा था जो वर्तमान में दुनिया भर में चल रहा था, जिसमें लोग अपने दोस्तों और अपने करीबी लोगों को गलती से मार रहे थे। म्यूटेंट के नेता ने किरण को ध्यान से देखा, लेकिन बहुत ध्यान से देखने पर भी उसे किरण में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। तो मेरे पास वास्तव में एक सवाल है। क्या आप मानते हैं कि क्रिश एक उत्परिवर्ती है? नहीं, मुझे इसे इस तरह से पूछना चाहिए, क्या क्रिश एक उत्परिवर्ती है? आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, है ना? नेता ने एक बार फिर पूछा, जिससे किरण के चेहरे पर भाव बदल गए। ये बात स्पष्ट रूप से प्रमुख म्यूटेंट द्वारा नोट की गई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और केवल किरण का निरीक्षण जारी रखा। दूसरी ओर किरण को एहसास हुआ कि क्या हुआ था, और यह जानते हुए कि वह अपनी प्रतिक्रिया को अब और नहीं छिपा सकता, उसने बस एक गहरी सांस छोड़ी।
फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिससे न केवल चारों म्यूटेंट भौंचक के रह गए बल्कि सुरक्षा गार्ड भी समझ नहीं पाए। क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे सच में नहीं पता कि वह म्यूटेंट है या नहीं? सीधे शब्दों में कहूं तो मुझे यकीन नहीं है कि वह म्यूटेंट है या नहीं। शायद वह सिर्फ एक म्यूटेंट से भी बढ़कर है। अध्याय 426 अगली रणनीति। किरण की बातों से सुनने वाले सभी लोग पूरी तरह से भ्रमित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किरण को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कह रहा है, या फिर वह सिर्फ 4 लोगों के समूह को भगाने के लिए कोई बहाना ढूंढ रहा था। म्यूटेंट के नेता ने चेहरे पर शिकन लिए किरण की ओर देखा। बेशक उसे वास्तव में नहीं पता था कि किरण क्या कहना चाह रही थी। एक संभावना थी कि वह उन्हें भगाने के लिए बस एक बहाना ढूंढ रहा था, लेकिन उसके हाव भाव को देखकर यह स्पष्ट था कि वह वास्तव में ये सब नहीं बना रहा था। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ऐसी संभावना हो सकती है कि कोई ऐसा व्यक्ति था जो उत्परिवर्ती नहीं था लेकिन साथ ही उत्परिवर्ती भी था? वास्तव में इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर अचानक उसे कुछ याद आया। आज वे यहाँ सिर्फ इसलिए आए थे क्योंकि वे कृष के बारे में जानना चाहते थे। उन्हें लगता था कि कृष और दुनिया भर में हो रही घटनाओं के बीच किसी तरह का रिश्ता है। शायद यही वजह थी कि किरण कह रहा था कि उसे वाकई यकीन नहीं है कि कृष म्यूटेंट है या नहीं। आखिरकार अगर कृष ही वह कारण था जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये सब हो रहा था, तो इसका मतलब ये था कि वह सिर्फ म्यूटेंट से कहीं ज्यादा था। वह निश्चित रूप से इस दुनिया में उत्परिवर्तन का जनक होगा। भले ही वह पहला व्यक्ति न हो, ये देखते हुए कि उसके माता पिता ही वे थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन फिर भी वह निश्चित रूप से इसमें शामिल होगा। वैसे क्या आपको पता है कि वह इस समय कहाँ है? नेता ने पूछा। दूसरी ओर किरण इस आदमी को देखने से खुद को रोक नहीं पाया, मानो वह किसी बेवकूफ को देख रहा हो। आखिरकार कुछ समय पहले ही उसने कहा था कि उसे ये भी नहीं पता कि कृष कहाँ है, लेकिन यहाँ वह आदमी फिर से पूछ रहा था कि क्या उसे कृष के ठिकाने के बारे में पता है। किरण की निगाहें देखने के बाद ही म्यूटेंट के नेता को आखिरकार याद आया। उसने हल्की खांसी की और फिर कहा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वह ये है कि क्या तुम्हें उसके ठिकाने के बारे में कोई सुराग है? हम उसे ढूंढने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन हम उसका पता नहीं लगा पाए हैं। सवाल के जवाब में किरण ने बस अपना सिर हिला दिया। वह कृष को कैसे ढूंढ पाएगा? कृष हमेशा से रहस्यमय रहा है और उसके लिए उसे ढूंढ पाना असंभव होगा। ये वर्तमान स्थिति से भी पहले की बात है और अब कृष के पास एक ऐसी क्षमता है जिसके कारण वह किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकता है और गायब हो सकता है। वह इस समय दुनिया में किसी भी स्थान पर हो सकता है। भले ही उन्हें उसके वर्तमान स्थान के बारे में पता चल गया हो, अगर वे उसके पास जाना चाहते हैं और इसमें कई घंटे लगने वाले थे, तो कौन गारंटी दे सकता था कि कृष उसी स्थान पर रहेगा? जब तक वे वहां पहुंचते शायद कृष पहले ही जा चुका होता और उन्हें फिर से उस तक पहुंचने में कई घंटे और लग जाते। म्यूटेंट के नेता इस स्थिति में खुद को असहाय महसूस करने से नहीं रोक पाए। हाँ, उन्हें पहले से ही पता चल गया था कि कृष यहाँ आया था, कम से कम कई महीने पहले, लेकिन वे यह नहीं बता पाए कि कृष कभी यहाँ आया था या नहीं। लेकिन फिर अचानक उसे कुछ याद आया। उसने किरण की तरफ देखा और पाया कि किरण भी एक म्यूटेंट है। इसका मतलब था कि किरण, सुरक्षा गार्ड और उसके पीछे बैठा बूढ़ा बटलर सभी बारिश के संपर्क में थे। इसके अलावा वह महसूस कर सकता था कि इन लोगों की क्षमताओं का स्तर निश्चित रूप से उनके ही स्तर का था या उनसे ऊपर था। वह ऐसा इसलिए बता सकता था क्योंकि वह इस समूह के लोगों से आने वाले खतरे को महसूस कर सकता था। इसका मतलब ये था कि अगर वह इस समय कुछ करने की कोशिश करता है, तो उस पर एक ही समय में म्यूटेंट के एक बहुत बड़े समूह द्वारा हमला किया जाएगा, और हर म्यूटेंट की ताकत उसके बराबर या उससे भी ज्यादा होगी। उन्हें संदेह होने लगा कि इस बात की काफी संभावना है कि यह लोगों का समूह वर्तमान में घटित हो रही घटनाओं के रहस्यों से जुड़ा हुआ हो, अन्यथा उनके लिए इतनी आसानी से खुद को बारिश में उजागर कर पाना असंभव होता, क्योंकि जिस दिन बारिश शुरू हुई और कई लोग बेहोश हो गए, उसी दिन ये खबर हर जगह फैलनी शुरू हो गई थी। आजकल सूचना जिस गति से फैलती है, यदि इस पूरे निवास में रहने वाले लोग सूचना पहुंचने से पहले बारिश में बाहर नहीं रहे हों, तो उनके लिए लगातार बारिश में खुद को उजागर करना स्पष्ट रूप से असंभव होगा। ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास कृष के बारे में कोई जानकारी है तो कृपया हमें बताएं। आखिरकार ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, म्यूटेंट के नेता ने असहाय आह भरते हुए कहा। किरण ने उसकी बात पर सिर हिलाया। उसे वास्तव में नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे एक बात समझ में आ गई थी। कृष निश्चित रूप से इस मुद्दे से जुड़ा हुआ था कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। भले ही वह इस बात का कारण न हो कि इस समय हालात ऐसे क्यों हैं, लेकिन वह निश्चित रूप से इस बारे में कुछ जानता था। अन्यथा उसने उन्हें पहले से सूचित नहीं किया होता कि उन्हें खुद को बारिश में उजागर करना चाहिए। और जिस तरह से वह आया था, उससे ये स्पष्ट था कि वह उन सभी क्षमताओं को समझता था जो बारिश में खुद को उजागर करने के बाद उन्होंने हासिल की थीं।
यही कारण था कि वह उन्हें ये समझने में मदद करने में सक्षम था कि थोड़े समय में ही अपनी क्षमताओं का उपयोग कैसे किया जाए। लेकिन बेशक इसका मतलब यह नहीं था कि वह कृष के बारे में बताने की कोई योजना बना रहा था, भले ही उसे पता हो। आखिरकार कृष और उसके बीच किसी भी तरह की दुश्मनी नहीं थी, और ये देखते हुए कि उसे यकीन नहीं था कि लोगों का ये समूह कृष को गलत इरादे से ढूंढ रहा था या नहीं, उसके लिए ये जोखिम न उठाना ही बेहतर था। ऐसा नहीं था कि उसे संदेह था कि कृष के पास इन लोगों के समूह से निपटने की क्षमता है, लेकिन वह कृष के लिए कोई अनावश्यक परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। चारों म्यूटेंटों ने किरण और उसके आदमियों की ओर देखा और अंत में मुड़कर चले गए। जीवनसन निवास से निकलते ही उनमें से एक ने पूछा, क्या हम ऐसे ही हार मान लेंगे? मैं समझता हूं कि वे म्यूटेंट हैं, लेकिन उन्हें ये समझना चाहिए कि हम इस समय सरकार का हिस्सा हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हम अभी सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्हें हमारे साथ सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। वास्तव में इसमें पूरी दुनिया शामिल है। उनके लहजे से यह स्पष्ट था कि वे किरण और उनके साथियों के रवैये से संतुष्ट नहीं थे। इससे पहले जब वे अकेले म्यूटेंट थे तो उन्हें बहुत सम्मान मिलता था। उन्हें जो सम्मान मिला वह राष्ट्र के नेता से भी था, जो उनके साथ कुछ सम्मान के साथ बात करते थे, भले ही ये दिखाई नहीं देता था। लेकिन अब सिर्फ इसलिए कि किरण और बाकी लोग म्यूटेंट बन गए थे, वे उनसे ऐसे ही बात कर सकते थे। उसे चिढ़ हुई, लेकिन वह समझ गया कि ऐसा कुछ नहीं था जो वह कर सकता था। नेता ने कहा, आपको अभी मौजूदा स्थिति को समझना होगा। मुझे संदेह है कि अगर हम कोई समाधान नहीं खोज पाए तो सरकार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आखिरकार म्यूटेंट की मौजूदगी में कौन ऐसे व्यक्ति की बात सुनने को तैयार है जो म्यूटेंट नहीं है? बाकी लोगों ने सिर हिलाकर यह बात समझ ली। फिर भी वे थोड़ा उलझन में थे। उन्हें क्या करना चाहिए था? आखिरकार उन्हें मौजूदा स्थिति का समाधान खोजने का काम सौंपा गया था। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इसलिए हार नहीं मानेंगे क्योंकि हमें वो नतीजे नहीं मिले जिसकी हम तलाश कर रहे थे। चलिए हम बस जांच करते रहें और मुझे पूरा यकीन है कि हम कुछ सुराग पा लेंगे, नेता ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। अन्य लोगों ने गंभीरता से सिर हिलाया। फिर नेता के पीछे जीवनसन निवास से बाहर निकल गए और अंततः राजपुर शहर छोड़कर राजपुर शहर के पड़ोसी अन्य शहरों का दौरा करने लगे। दूसरी ओर कृष ने पहले ही देख लिया था कि मैको समुदाय के विला में किसी ने प्रवेश कर लिया है। ऐसा उसके द्वारा निर्धारित सुरक्षा व्यवस्था और एआई द्वारा पूरे समुदाय की सुरक्षा प्रणालियों के साथ जुड़े होने के कारण हुआ था। ये देखते हुए कि उसने उस विला पर बहुत ध्यान दिया था, क्योंकि यह उसके दिवंगत माता पिता की यादें थीं, वह इसे छोड़ने वाला नहीं था। यही कारण था कि उसने विला की निगरानी करने के लिए आई को सूचित किया था और विला के रखरखाव के लिए कई लोगों को काम पर रखने का भी जिम्मा दिया था। जैसे ही कृष को पता चला कि कोई विला में घुसने वाला है, वह तुरंत समझ गया कि यह कौन है। उसने पहले से ही ऐसी किसी घटना का अनुमान लगा लिया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वह कोई प्रतिक्रिया करने वाला था। एआई के अनुसार भले ही उस समूह ने विला में सेंध लगाई थी, लेकिन वे अपने साथ कुछ भी नहीं ले गए। सरल शब्दों में कहें तो वे बस उसे ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्होंने इसके अलावा कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि वे कुछ दिनों में स्थिति को समझ जाएंगे, कृष ने धीमी आवाज में कहा और असीम आकाश की ओर देखा। अध्याय 427 और अधिक परिवर्तन। जबकि सरकार के म्यूटेंट कृष के स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, अन्य लोग जिन्हें नए म्यूटेंट से निपटने में सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया था, वे स्वयं एक समस्या का सामना कर रहे थे। जिन म्यूटेंट्स का उन्होंने सामना किया था, उनमें से कुछ से निपटना उनके लिए आसान था, लेकिन अन्य से निपटना उनके लिए काफी कठिन था, क्योंकि अन्य म्यूटेंट्स में ऐसी क्षमताएं थीं जिनके बारे में उन्होंने कभी सुना भी नहीं था। इस तथ्य के कारण कि उन्हें इसके बारे में पता नहीं था, उन पर तब भी हमला किया गया जब उन्हें इस बात का पता भी नहीं था कि वे इन क्षमताओं का मुकाबला करने के लिए किस विधि का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक म्यूटेंट के लिए भी उनके पास हमला करने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था, कम से कम 2 बनाम 1। 1 बनाम 1 की स्थिति में वे किसी भी म्यूटेंट से निपटने में सक्षम नहीं थे, और ये तब था जब वे कमजोर म्यूटेंट से निपट रहे थे। जहां तक ताकतवर म्यूटेंट की बात है, उन्हें एक साथ हमला करना था, 1 के खिलाफ 5 या उससे ज्यादा म्यूटेंट का संयोजन, और तभी वे सफल हो सकते थे। लेकिन दूसरे मौकों पर 5 म्यूटेंट भी खत्म हो जाते थे। जहां तक उन नए म्यूटेंटों का सवाल है जो अभी अभी उन सुविधाओं से बाहर निकले थे जहां उन्हें आगे की निगरानी के लिए रखा गया था, वे उत्तेजित थे। ऐसा तब हुआ जब उन्हें एहसास हुआ कि केवल वे ही नहीं थे जिनके पास विशेष क्षमताएं थीं, और ऐसा प्रतीत हुआ कि उनसे निपटने के लिए आया ये समूह अधिक संगठित था, जिसका अर्थ था कि वे उनसे कहीं अधिक समय से वहां मौजूद थे। उनमें से कुछ ने हार मान ली, लेकिन अन्य नहीं चाहते थे। इसलिए जो लोग सहमत नहीं थे, उन्होंने तुरंत जवाबी हमला करना शुरू कर दिया। उनमें से कोई भी नियंत्रित नहीं होना चाहता था, खासकर ये देखते हुए कि उन्हें इतनी शक्ति प्राप्त हो गई थी।
अन्य लोगों ने सरकार में शामिल होने का विकल्प चुना, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इससे क्या लाभ होगा, तो उन्होंने सरकार में शामिल होने का फैसला किया। और ऐसी स्थिति में जहां म्यूटेंट हर जगह लड़ते हुए देखे जा सकते थे, इस तथ्य को छिपाना स्पष्ट रूप से असंभव था कि म्यूटेंट इस दुनिया में मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत से लोगों को तुरंत समझ में आ गया कि बारिश के संपर्क में आने से वे उन क्षमताओं को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए लोगों ने सरकार की सलाह को अनदेखा करना शुरू कर दिया कि उन्हें बारिश से दूर रहना चाहिए और बारिश के संपर्क में आना शुरू कर दिया। बारिश में इतने सारे लोगों के बेहोश हो जाने के बाद अस्पताल एक बार फिर मरीजों से भर गए। बेशक उनके लिए सभी मरीजों को रखने में सक्षम होना असंभव था, और इसलिए दूसरों के पास घर पर अपने परिवार के सदस्यों द्वारा देखभाल किए जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। बाकी लोग बेहोश हो गए, कई दिनों तक बारिश में पड़े रहे और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। जो बदकिस्मत थे वे कई दिनों तक उसी इलाके में रहे, लेकिन कुछ लोग इतने भाग्यशाली थे कि उन्हें कुछ लोगों ने बचा लिया जो वहां से गुजर रहे थे। पूरी दुनिया में स्थिति बदल रही थी, खासकर ये देखते हुए कि जैसे जैसे दिन बीतते गए म्यूटेंट की संख्या बढ़ती गई। और जब लोगों को ये समझ में आया कि बारिश में खुद को उजागर करने के बाद वे क्षमताएं प्राप्त कर सकते हैं, तो उन्होंने सक्रिय रूप से ऐसा किया। जैसा कि अपेक्षित था, पुलिस और अन्य सैन्य इकाइयों को हथियार रखने का जो लाभ था, वह अलग अलग क्षमताओं की मौजूदगी के कारण खत्म हो गया। और इसके साथ ही सरकार के पास सैनिकों और पुलिस अधिकारियों को बारिश में खुद को उजागर करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। इसके साथ ही वे ऐसी क्षमताएं हासिल कर सकेंगे जिससे वे उन उत्परिवर्ती लोगों से मुकाबला कर सकेंगे जो देश में अनियंत्रित रूप से घूम रहे थे और जहां भी जाते थे वहां अराजकता फैला रहे थे। लेकिन यह ऐसा काम था जिसमें काफी समय लगने वाला था और अराजकता उनका इंतजार नहीं करने वाली थी। कई लोगों को लूट, दुर्व्यवहार और कई अन्य तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ा। कई इमारतें ध्वस्त कर दी गईं, जिससे उनके अंदर या आसपास रहने वाले कई लोग प्रभावित हुए। दूसरे लोग शहर के बीचों बीच अपनी क्षमताओं का प्रयोग करते थे, जिससे कई लोग प्रभावित होते थे। और ये देखते हुए कि उस समय बहुत से लोग म्यूटेंट नहीं बने थे, बहुत से लोग बस साधारण थे जो विरोध नहीं करते थे और अंततः मर जाते थे। राष्ट्रवाद की सीमाओं को पहले ही नजरअंदाज कर दिया गया था। लोग एक देश से दूसरे देश में जा रहे थे क्योंकि वे अपने लिए कोई न कोई लाभ उठाने की कोशिश कर रहे थे। जो लोग लाभ चाहते थे वे किसी देश में जाते थे, लेकिन उन्हें वही मिलता था जो वे चाहते थे, जबकि अन्य लोग अपने देश की स्थिति से बचने के लिए दूसरे देशों में चले जाते थे। बहुत से सरकारी अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी, खासतौर पर उन लोगों द्वारा जिन्होंने योग्यताएं हासिल कर ली थीं और उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन सरकारी अधिकारियों के पास जो सुरक्षा थी, जैसे कि बंदूक जैसे हथियार, म्यूटेंट के लिए लगभग बेकार थे। ये सच हो सकता है कि कुछ म्यूटेंट में बंदूकों का प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन दूसरों में ये क्षमता थी और वे ही हमले का नेतृत्व कर रहे थे, जबकि अन्य उनके पीछे सहायता के लिए चल रहे थे। कुछ ही दिनों में दुनिया में स्थिति बहुत खराब हो गई। दुनिया भर में कई लड़ाइयां होने लगीं। म्यूटेंट की संख्या पहले से ही बढ़ गई थी। दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी म्यूटेंट थी। नाजू राष्ट्र के लिए नए म्यूटेंट के हमलों से निपटने के लिए भेजे गए म्यूटेंट के पास पीछे हटने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। आखिरकार उन्हें कुछ ऐसे म्यूटेंट का सामना करना पड़ा जो उनसे बहुत ज्यादा ताकतवर थे। जो लोग कृष की तलाश कर रहे थे वे उसे ढूंढ नहीं पाए। हालांकि उन्हें ये जानकारी मिल गई थी कि वह राजपूत परिवार में अंगरक्षक के तौर पर काम कर रहा था, लेकिन वे उसका कोई सुराग नहीं पा सके। जहां तक जीवन का सवाल है, उसका वर्तमान ठिकाना पूरी तरह से अज्ञात था। आखिरी बार उसे सेंट्रल प्रांत में देखा गया था, जब उसे और ईगल टीम के अन्य सदस्यों को म्यूटेंट में बदलने वाले प्रयोग से गुजरने के लिए बुलाया गया था। लेकिन जब से वह प्रोजेक्ट रद्द हुआ है, जीवन और कृष गायब हो गए हैं। ईगल टीम के अन्य सदस्यों से जब पूछा गया कि कृष और जीवन कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता। लेकिन फिर भी सरकार ने एक बात पर गौर किया। वह ये थी कि ऐसा लगता था कि ईगल टीम के सदस्यों के पास बहुत ही मजबूत क्षमताएं थीं। उनमें से हर एक को उस समय के दौरान एक कुलीन व्यक्ति माना जा सकता था जब म्यूटेंट केवल इस देश में ही पाए जाते थे। उस समय उन्हें एक बात समझ में आई। ऐसा लगा कि यह सच था कि कृष और उसके दिवंगत माता पिता दुनिया में हो रही मौजूदा घटनाओं में शामिल थे। चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, उन्हें समझ में आ गया था कि कृष के पास निश्चित रूप से मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी है और वह जानता है कि इसे कैसे निपटना है। बस ये था कि कृष को ढूंढ पाना उनके लिए असंभव साबित हुआ था। इसके अलावा उन्हें ईगल टीम के सदस्यों से एक संदेश मिला था। ये कृष का संदेश था जिसमें उन्हें बताया गया था कि उन्हें उसकी तलाश बंद कर देनी चाहिए, बल्कि इसके बजाय उन्हें अपनी खुद की एक सेना बनानी चाहिए। उन्हें राष्ट्रवाद और सरकार के मुद्दे को पूरी तरह भूल जाना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय उन्हें मौजूदा स्थिति का सामना करने के लिए अपनी एक छोटी सी सेना बनानी चाहिए। आखिरकार कई म्यूटेंट के सामने आने के बाद यह अपरिहार्य था कि विभिन्न राष्ट्रों के लोग नाजू पर हमला कर सकते थे,
खैर, ऐसा नहीं था कि नाज़ू अन्य राष्ट्रों का दुश्मन था, लेकिन उनके लिए कोई दुश्मन न होना संभव नहीं था। और यह कुछ ऐसा था जो वास्तव में कई दिनों बाद हुआ। अलग अलग देशों के लोग अपनी अपनी योग्यताओं के साथ वास्तव में नाज़ू राष्ट्र में पहुंचे। जैसे ही वे आए, उन्होंने उग्र रूप से भागना शुरू कर दिया। लेकिन निश्चित रूप से इस देश के लोग न केवल कुछ लोगों को उन पर हमला करने की अनुमति देने वाले थे, उन्होंने प्रतिरोध भी शुरू कर दिया। यह एक ऐसी बात थी जिसने युद्ध के एक और दौर को जन्म दिया। मौतों की संख्या स्पष्ट रूप से बहुत अधिक थी, हर दिन हजारों या यहाँ तक कि दसियों हजार लोग मर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे दुनिया भर में लड़ाइयाँ बढ़ती गईं, अलग अलग म्यूटेंट्स को एक बात का एहसास हुआ, वह ये कि जितनी ज्यादा देर तक वे अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करते रहेंगे, वे उतने ही ज्यादा मजबूत होते जाएंगे। और यही वह बात थी जिसने युद्ध के एक और दौर को हवा दी, जिसमें कई लोग सक्रिय रूप से लड़ने के लिए लोगों की तलाश कर रहे थे। वे अपनी क्षमताओं को बढ़ता हुआ देखना चाहते थे और इसलिए वे दूसरों पर हमला करते हैं। पूरी दुनिया पलट गई थी, जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि केवल ताकतवर ही बच सकते थे। जिन लोगों के पास कमजोर क्षमताएं थीं या गैर लड़ाकू क्षमताएं थीं, वे छिप गए। यही वह समय था जब कई गढ़ों की स्थापना शुरू हुई। मनुष्य वास्तव में दूसरे मनुष्यों से छिप रहे थे, और इस समय लगातार बारिश अभी भी जारी थी। लेकिन एक महीने बाद लगातार हो रही बारिश आखिरकार रुक गई। लेकिन जैसे ही लोगों को थोड़ी राहत महसूस हुई, एक और घटना घटी जिसने कई लोगों को और भी ज्यादा निराशा में डाल दिया। अध्याय 428 उत्परिवर्तित पशु। लोगों ने कभी इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया था कि हालांकि यह सच था कि बारिश के कारण मनुष्य में परिवर्तन हो रहा था, लेकिन यही बात वास्तव में इस दुनिया के जानवरों और अन्य चीजों पर भी लागू होती है। बारिश के संपर्क में आने वाले जंगली जानवरों में भी उत्परिवर्तन होने लगा। आखिरकार उत्परिवर्तन गैस के निर्माण में जिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया था, वह ऐसा कुछ नहीं था जो केवल मनुष्यों को प्रभावित कर सकता था, बल्कि यह जानवरों को भी प्रभावित कर सकता था। आखिर उत्परिवर्तन पर शोध कृषि के माता पिता ने जानवरों पर शुरू किया था। अगर पत्थर के घटक जानवरों पर असर नहीं कर सकते थे, तो कृषि के माता पिता को कोई परिणाम नहीं मिल पाता। विषय पर वापस आते हुए, जबकि मनुष्यों में उत्परिवर्तन तेजी से हुआ था, ग्रह पर पशुओं और अन्य जीवन रूपों के लिए इसमें काफी समय लगा था। बारिश रुकने के बाद भी जल स्रोत कई सप्ताह तक लगातार हुई बारिश से स्पष्ट रूप से दूषित हो गए थे। अतः निस्संदेह, यदि ग्रह पर कोई प्राणी या अन्य जीवन रूप बारिश से बच भी गया हो, तो भी वह जल से नहीं बच पाएगा, जिसे जीवन का स्रोत माना जाता है। इसलिए धीरे धीरे वे भी उन घटकों के संपर्क में आ रहे थे जो बारिश में थे। बेशक, पानी में मौजूद उत्परिवर्तन एजेंट न केवल उन लोगों पर प्रभाव डालने लगे जो बारिश के संपर्क में थे, बल्कि उन लोगों पर भी जिन्होंने दूषित पानी पिया था। लेकिन जाहिर है, ऐसा करने में कई महीने लग गए। इंसानों की तरह इसमें कुछ दिन नहीं लगे, बल्कि म्यूटेशन के लक्षण सामने आने में पूरे 6 महीने लग गए। हालांकि यह सच हो सकता है कि कृष के माता पिता को जो पहला पत्थर मिला था और उन्होंने उस पर शोध शुरू किया था, उसका असर कुछ ही दिनों में दिखने लगा था, लेकिन यह एक उन्नत संस्करण था। ये कई गुना बेहतर था, जो दर्शाता है कि इसके प्रभाव पिछले वाले की तुलना में कहीं बेहतर थे। इसलिए जानवरों के भीतर उत्परिवर्तन होने में काफी लंबा समय लगा। बेशक, इसके पीछे मुख्य कारण ये था कि कृष द्वारा हवा में छोड़ी गई उत्परिवर्तन गैस की इंजीनियरिंग मुख्य रूप से मनुष्यों के लिए बनाई गई थी। मनुष्यों के लिए इसका असर बहुत तेजी से हुआ, बस कुछ ही दिनों में। लेकिन जानवरों के लिए, ये देखते हुए कि यह उनके लिए नहीं था, भले ही यह उन्हें प्रभावित कर सकता था, इसमें कई महीने लग गए। यही कारण था कि पहले उत्परिवर्ती जानवरों और पौधों को दिखाई देने में 6 महीने लग गए। वे न केवल बाहरी जंगलों में दिखाई दिए, बल्कि शहरों और निर्मित गढ़ों में भी दिखाई दिए। कुछ लोगों को लगने लगा था कि उनके पालतू जानवर या पौधे बदलने लगे हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति के घर में एक बिल्ली थी। बिल्ली अचानक बीमार हो गई और पूरे 1 हफ्ते तक बेहोश रही। उसे लगा कि वह मर गई है। मेरा मतलब यह नहीं था कि वह देख सकता था कि वह सांस ले रही थी और सड़ नहीं रही थी। हालांकि वह ये सोचकर उलझन में था कि भले ही बिल्ली बेहोश हो गई थी और उसने पूरे 1 हफ्ते तक कुछ नहीं खाया था, फिर भी वह जिंदा थी। इसके अलावा उसके शरीर में दुबलेपन के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। लेकिन फिर अचानक उस व्यक्ति को कुछ याद आया। म्यूटेंट बनने से पहले वे कई दिनों तक बेहोश रहे थे, फिर आखिरकार होश में आए। क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी बिल्ली भी म्यूटेशन से गुजर रही हो? जब उसने ये सोचा, तो वह उत्साहित और घबराया हुआ था। आखिरकार इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि बिल्ली के उत्परिवर्तित होने के बाद वह जीवित रहेगी या मर जाएगी। इसके अलावा, अगर वह बच भी गई, तो क्या वह उसे अपना दोस्त मानेगी? अपनी भावनाओं की परवाह किए बिना उसने बिल्ली को कई दिनों तक कुछ नहीं किया, जब तक वह मर चुकी थी। और आखिरकार एक दिन, जब वह गढ़ पर हमला करने वाले म्यूटेंट के एक समूह से लड़ने से वापस आया था, तो उसे अपने घर में कुछ अजीब चीज मिली। जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, उसने पाया कि पूरा घर उलट पुलट हो चुका था।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके घर में घुसा हो, बस सब कुछ बर्बाद करने के लिए। लेकिन उसे एक बात असामान्य लगी, वह ये कि उसके घर की दीवारों को छुआ तक नहीं गया था। भले ही कमरे के अंदर की बाकी सभी चीजें नष्ट हो गई थीं, लेकिन दरवाज़ा, खिड़कियां और दीवार बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उसने पहले छोड़ी थीं। और जैसे ही वह सोच रहा था कि क्या हो रहा है, वह चौंक गया जब उसने देखा कि उसके बेडरूम से कुछ आवाज़ आ रही थी। फिलहाल बेडरूम का दरवाज़ा खुला था, हालांकि उसने पहले ही उसे बंद कर दिया था। उसने तुरंत अपनी चौकसी बढ़ा दी। ये सच था कि वह एक गढ़ के भीतर था, और गढ़ के भीतर किसी दुश्मन के होने की संभावना कम थी। हमेशा एक संभावना थी कि कोई दुश्मन गढ़ में घुसपैठ कर सकता है। इसलिए वह किसी भी समय अपनी क्षमताओं का उपयोग करके अपने घर में घुसने वाले किसी भी व्यक्ति से निपटने के लिए तैयार था। जैसे ही वह अपने बेडरूम के दरवाजे के पास पहुंचा, बेडरूम के अंदर का शोर अचानक बंद हो गया, और फिर एक बड़ी बिल्ली बेडरूम से बाहर निकलकर उसके पास आई। पहले तो वह आदमी अपने घर में इतनी बड़ी बिल्ली को देखकर हैरान रह गया। उसने सहज ही सोचा कि शायद ये चीता या तेंदुआ है जो किसी तरह उसके घर में घुस आया है। जहां तक बिल्ली के दिखने की बात है, तो संभावना थी कि यह ऐसी बिल्ली हो जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा हो। लेकिन फिर उसने पाया कि यह बिल्ली काफी जानी पहचानी थी। यह उसकी अपनी बिल्ली जैसी क्यों लग रही थी जिसे वह पीछे छोड़ आया था। और इस बारे में सोचते हुए उसने उस जगह की ओर देखा जहां उसने बिल्ली को छोड़ा था, केवल ये देखने के लिए कि उस जगह पर बिल्ली नहीं थी। म्याऊं, बिल्ली ने अचानक म्याऊं किया, जिससे आदमी को होश आ गया। इस समय उसकी सारी नसें तनावग्रस्त थीं, क्योंकि वह अपने सामने बिल्ली को देख रहा था। उसने सोचा कि बिल्ली उस पर हमला करेगी या नहीं, लेकिन बिल्ली की आंखों में देखते हुए, जो अभी भी वैसी ही दिख रही थी जैसी वह बेहोश होने से पहले थी, उसने आखिरकार उसके पास जाना शुरू कर दिया। और जब उसे यकीन हो गया कि बिल्ली उस पर हमला नहीं करेगी, तो उसने उसे छुआ और बिल्ली ने बस अपना सिर उसके हाथ पर रगड़ दिया। उस आदमी के मन में मिश्रित भावनाएं थीं। इस समय उसके घर में एक बिल्ली थी जो कुत्ते के आकार की थी, और वह जानता था कि वास्तव में उसमें उत्परिवर्तन हुआ है। साथ ही उसे ये भी नहीं पता था कि केवल उसकी बिल्ली में उत्परिवर्तन हुआ है या नहीं। उसका जवाब था कि उत्परिवर्तन दुनिया भर में हुआ था, जिसमें सभी जीव शामिल थे। हालांकि वह भाग्यशाली था कि उसकी बिल्ली ने उस पर हमला नहीं किया, लेकिन अन्य लोग भाग्यशाली नहीं थे। कई म्यूटेंटों ने जब ये समझ लिया कि म्यूटेंट बनने के कारण उनमें वास्तव में बहुत अधिक शक्ति आ गई है, तो उनमें से कुछ सक्रिय रूप से जंगलों से बड़ी बिल्लियों और अन्य जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए आगे बढ़ गए। वे बस उन्हें अपने घरों में पालतू जानवर के रूप में रखने का रोमांच महसूस करना चाहते थे। और ये देखते हुए कि उन्होंने उन्हें केवल कुछ महीनों के लिए रखा था, जानवरों को स्पष्ट रूप से पालतू नहीं बनाया गया है, खासकर वे जो वयस्क होने पर घर लाए गए थे। जब वे बेहोश हो गए तो उनमें से कई को उनके मालिकों ने फेंक दिया था, हाँ, जिन्होंने उन्हें पकड़ा था। उन्हें लगा कि वे जानवर बेकार थे और उन्हें रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वे बेहोश हो गए थे। दूसरों ने सोचा कि उन्हें किसी बीमारी से पीड़ित जानवर की देखभाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वे बस आगे बढ़ सकते हैं और किसी दूसरे जानवर को खोज सकते हैं, फिर उसे वापस घर ले आ सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने तो बस इसे देखा और जानवर को पिंजरे में ही रहने दिया जहां उसे रखा गया था। और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने यह महसूस करने के बाद कि वे बस बेहोश हो गए थे और कुछ दिनों के बाद भी नहीं जागे, उन्हें मार डाला। जिन लोगों ने अपने पालतू जानवरों को मारा था तथा जिन लोगों ने अपने पालतू जानवरों को फेंक दिया था, उनके लिए ये कहा जा सकता है कि वे बहुत भाग्यशाली थे। लेकिन जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया, उनके लिए जैसे ही वे जानवर जागे, उनका आकार बढ़ गया था। आकार में यह वृद्धि कुछ ही मिनटों में हुई थी, जानवरों के जागने से पहले। जिन लोगों ने देखा कि जानवरों का आकार बढ़ने लगा था, वे डर गए, और जब तक वे कुछ प्रतिक्रिया करना चाहते, जानवर जाग चुके थे। उनमें से कई ने अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल किया, क्योंकि वे उन जानवरों से निपटने की कोशिश कर रहे थे जो अपने पिंजरों से बाहर निकल आए थे। लेकिन निश्चित रूप से उनमें से सभी सफल नहीं होने वाले थे। आखिरकार वे यहाँ साधारण जानवरों से नहीं निपट रहे थे, बल्कि वे उत्परिवर्तित जानवरों से निपट रहे थे। और ये उत्परिवर्तित जानवर सामान्य जानवरों से कहीं आगे थे, ये देखते हुए कि उनके पास भी क्षमताएं थीं, और मनुष्यों से पूरी तरह से अलग, जिन्हें अपनी क्षमताओं को समझने में सक्षम होने के लिए कई बार प्रयास करना पड़ा। इन उत्परिवर्तित जानवरों के लिए ये सिर्फ सहज था। वे सहज रूप से उन क्षमताओं का उपयोग कर सकते थे जो उन्होंने अर्जित की थीं, जिसके कारण वे उस स्थिति से आसानी से निपट सकते थे जिसका वे सामना कर रहे थे। इसके अलावा ये स्पष्ट था कि इन जानवरों की बुद्धिमत्ता में वृद्धि हुई थी, क्योंकि जो जानवर म्यूटेंट का सामना करते थे जिनसे वे निपट नहीं पाते थे, वे बस भाग जाते थे। और अपनी बढ़ी हुई ताकत के साथ वे आसानी से घरों या पिंजरों से बाहर निकलने में सक्षम थे जहां उन्हें रखा गया था, और फिर बाहर भाग गए। और इसी तरह अराजकता का एक और दौर शुरू हो गया, पूरी दुनिया उबलने लगी। और उत्परिवर्तन के बाद पहली बार मनुष्यों को आखिरकार समझ में आया कि उन्हें एक साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है।
अध्याय 429 नए विकास म्यूटेंट के बीच पिछली लड़ाई अब दौड़ की बोतल में बदल गई थी। मनुष्य उत्परिवर्तित जानवरों के खिलाफ लड़ रहे थे और जब वे उत्परिवर्तित जानवरों के खिलाफ लड़ते रहे तो उन्हें कुछ एहसास हुआ। ऐसा लगता था कि समय बीतने के साथ साथ उत्परिवर्तित जानवरों की ताकत बढ़ती जा रही थी। शुरू में उनके लिए किसी भी उत्परिवर्तित जानवर से निपटना आसान रहा होगा, बशर्ते उनकी क्षमताएं अच्छी हों। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके पास दो बनाम एक लड़ाई में एक उत्परिवर्तित जानवर का सामना करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। और ऐसी स्थिति में जहां एक उत्परिवर्ती का सामना दो या उससे ज्यादा उत्परिवर्तित जानवरों से होता, हमेशा इस बात की बहुत ज्यादा संभावना होती थी कि वह उत्परिवर्ती मर जाएगा। लेकिन अगर वे भागने में सफल भी हो जाते तो भी उन्हें गंभीर चोटें ही लगतीं। और यही वह बात थी जिसने पूरी मानव जाति को निराशा के दौर में पहुंचा दिया। उन्हें कुछ समझ में आया, अगर वे जीवित रहना चाहते थे और नष्ट नहीं होना चाहते थे तो उनके पास उत्परिवर्तित जानवरों को और अधिक शक्तिशाली होने से पहले ही खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन पूरी दुनिया में पाए जाने वाले जानवरों की संख्या कितनी थी? संख्या स्पष्ट रूप से बहुत ज्यादा थी और उन सभी को पाना लगभग असंभव था। इस ग्रह पर बड़ी संख्या में उत्परिवर्तित जानवर रह जाएंगे और वे अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे और मानव जाति निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगी। लेकिन उनके पास और क्या विकल्प था? उनके पास उत्परिवर्तित जानवरों से लड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, क्योंकि अगर वे नहीं लड़ते तो वे मर जाते। हालांकि यह सच था कि शुरू में वे ही उत्परिवर्तित जानवरों की तलाश करने वाले थे, लेकिन स्थिति बदल गई थी। कई मजबूत उत्परिवर्तित जानवर, यहाँ तक कि वे जो दूसरों की तुलना में काफी कमजोर थे, कभी कभी गढ़ों पर हमला करते थे। जहाँ तक शहरों की बात है, जो उत्परिवर्तन शुरू होने के 6 महीने बाद भी अस्तित्व में थे, वे पहले ही मिट चुके थे। केवल गढ़ बचे थे और उन गढ़ों के भीतर ही मानव जाति की बची हुई उम्मीद थी। खैर, मानव जाति की आबादी कम हो गई थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा अंतर से नहीं थी, कम से कम मानव जाति की पूरी आबादी की तुलना में। अब तक पृथ्वी से लगभग 10% मानव जाति का सफाया हो चुका था। खैर, भले ही यह संख्या शेष आबादी की तुलना में बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी यह काफी बड़ी संख्या थी। मनुष्य के जीवित रहने का एकमात्र कारण ये था कि उन्होंने किले बनाए थे। हाँ, गढ़ों में वास्तव में उत्परिवर्तित जानवरों को हमला करने से रोकने की क्षमता नहीं थी। इसके बजाय एक गढ़ के भीतर युद्ध क्षमताओं वाले कई उत्परिवर्ती इकट्ठे हुए थे और इसलिए वे गढ़ पर हमला करने वाले उत्परिवर्तित जानवरों से आसानी से निपटने में सक्षम होंगे। भले ही एक अकेले उत्परिवर्ती के लिए एक उत्परिवर्तित जानवर से निपटना मुश्किल था, ये देखते हुए कि एक ही गढ़ के भीतर बड़ी संख्या में उत्परिवर्ती थे, वे आसानी से टीम बना सकते थे और उत्परिवर्तित जानवर से निपट सकते थे। लेकिन निश्चित रूप से पूरी दुनिया में स्थिति एक जैसी नहीं थी। आखिरकार, जो गढ़ तैयार नहीं थे या जिनके पास केवल कुछ म्यूटेंट थे जो युद्ध की क्षमता रखते थे, उनके लिए एक विकट स्थिति का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए, एक गढ़ था जो जंगल के करीब था। इस गढ़ की स्थापना के दौरान इसे इस तरह से स्थापित किया गया था कि यह उस क्षेत्र के करीब हो जहां शिकार किया जा सके और यह भोजन का एक बहुत अच्छा स्रोत होगा। लेकिन फिर चीजें बदल गईं। सिर्फ जानवरों में ही उत्परिवर्तन नहीं हुआ था, बल्कि पौधों में भी उत्परिवर्तन हुआ था। जबकि यह सच था कि उत्परिवर्तन के कारण ज्यादातर पौधे समय के साथ बड़े हो गए थे, कुछ पौधों ने वास्तव में चेतना प्राप्त कर ली थी और वे पौधों में बदल गए थे जिन्हें बेहतर होने के लिए जैविक जीवन रूपों को खाने की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने जानवरों और मनुष्यों का भी शिकार करना शुरू कर दिया। जंगल के करीब स्थित इस गढ़ को उत्परिवर्तित जानवरों और उत्परिवर्तित पौधों द्वारा निशाना बनाया गया था। मैं इतना हैरान हूं कि यह एक दिन भी नहीं टिक पाया और पूरी तरह से जमींदोज हो गया। इस तरह के दृश्य पूरी दुनिया में होते रहे, कई गढ़ लंबे समय तक टिक नहीं पाए। भले ही कोई गढ़ एक दिन या एक हफ्ते में नष्ट न हो, लेकिन एक महीने बाद ऐसा होता था। हर बार जब उत्परिवर्तित जानवरों ने हमला किया तो निश्चित संख्या में लोग हताहत हुए और उत्परिवर्तित जानवरों और पौधों की आबादी की तुलना मनुष्यों से करने पर यह स्पष्ट था कि किसका पलड़ा भारी था। और इसी कारण इस युद्ध में मनुष्य स्पष्ट रूप से हार गए और इसलिए जैसे जैसे दिन बीतते गए, मानव पक्ष की हताहतों की संख्या बढ़ती गई। फिर भी मनुष्यों को जो नुकसान हुआ वह स्पष्ट रूप से कुछ एहसास के बिना नहीं था। ऐसा लगता था कि जब तक वे उत्परिवर्तित जानवरों का मांस या उत्परिवर्तित पौधों के फल खाते रहेंगे, वे वास्तव में मजबूत हो सकेंगे। ये सुधार शारीरिक शक्ति में वृद्धि से लेकर उनकी क्षमताओं के स्तर में सुधार तक था और इसलिए उत्परिवर्तित जानवरों के उभरने के कई महीनों बाद पहली बार मनुष्यों ने वास्तव में उत्परिवर्तित जानवरों की सक्रिय रूप से तलाश शुरू की। वे सभी जीवित रहने के लिए लड़ने और मारने की अवधारणा को समझते थे। सीधे शब्दों में कहें तो ये सबसे मजबूत के अस्तित्व की लड़ाई थी और मजबूत होने के लिए उन्हें दूसरों को खाना होगा। ये कुछ ऐसा था जो कई महीनों तक चलता रहा और उन्हें पता भी नहीं चला कि उत्परिवर्तन शुरू होने के बाद से एक पूरा वर्ष बीत चुका था
और कई महीनों तक जब मनुष्यों को यह एहसास हुआ कि वे उत्परिवर्तित जानवरों का शिकार करके और उनका मांस खाकर वास्तव में अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं, तो वे वास्तव में काफी अधिक शक्तिशाली हो गए थे। बस यही सिद्धांत उत्परिवर्तित जानवरों और पौधों पर भी लागू होता था। वे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दूसरे उत्परिवर्तित जीवों को खा सकते थे, और इसी वजह से वे मनुष्यों और अन्य उत्परिवर्तित प्राणियों का शिकार करने में भी सक्रिय रूप से आगे बढ़े। और ये कहा जा सकता है कि उत्परिवर्तित जानवर और पौधे ऐसे थे जिनके लिए यह आसान था, लेकिन साथ ही उनके लिए ये कठिन भी था। यह उनके लिए काफ़ी आसान था क्योंकि उनके पास इतने सारे लक्ष्य थे जिन्हें वे खा सकते थे। वे आसानी से दूसरे जानवरों को खा सकते थे जिससे वे बढ़ने में सक्षम हो जाते थे। लेकिन उनके लिए ये भी मुश्किल था क्योंकि उनके बहुत सारे दुश्मन थे। उनके आसपास के दूसरे जानवर भी उनके दुश्मन माने जाते थे। इसका मतलब ये था कि अगर वे किसी दूसरे जानवर के हमले का विरोध करने में सक्षम नहीं थे तो वे दूसरे जानवर के पूरक बनकर खाए जाएंगे। कई साल बीतने लगे और आखिरकार लड़ाई कम होने लगी। इसका कारण ये था कि उत्परिवर्तन के लक्ष्य अब उस सप्ताह नहीं रहे। उत्परिवर्तित जानवरों, पौधों और मनुष्यों की पूरी आबादी में मात्र 3 वर्षों के भीतर भारी कमी आई थी। लेकिन फिर भी उत्परिवर्तन शुरू होने के 3 वर्ष पहले की तुलना में दोनों पक्षों की ताकत स्पष्ट रूप से अधिक थी। तीनों पक्षों के बीच संतुलन का कुछ रूप बनना शुरू हो गया था और क्षेत्रों की स्थापना पूरी हो गई थी। उत्परिवर्तित जानवर उन गढ़ों से बाहर रहेंगे जिन्हें समय के साथ मजबूत किया गया था, जबकि मनुष्य यथासंभव उन क्षेत्रों से बचने की कोशिश करेंगे जहां उत्परिवर्तित पौधे और जानवर पाए जा सकते हैं। जहां तक उत्परिवर्तित पौधों की बात है तो उनमें से अधिकांश घने जंगलों में पाए जा सकते हैं। और हाँ, उन जंगलों में उत्परिवर्तित जानवर भी पाए जा सकते हैं, लेकिन केवल कम संख्या में और केवल वे जो थोड़े कमजोर हों। परिस्थिति चाहे जो भी हो, 3 साल तक चली लड़ाई के बाद कृष का लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका था। वह चाहता था कि इस ग्रह पर मौजूद पूरी सभ्यता मजबूत हो जाए और उन्होंने ऐसा ही किया। जहां तक खुद का सवाल है, जिस दौरान ये सब हो रहा था वह सिर्फ निष्क्रिय रूप से बॉडीगार्ड बना रहा। म्यूटेशन शुरू होने के बाद से वह एक पूरे साल के लिए जीवन का बॉडीगार्ड बना रहा, फिर आखिरकार सिस्टम द्वारा दिए गए विकल्पों में से किसी दूसरे व्यक्ति का बॉडीगार्ड बन गया। और 3 महीने बाद उसके पास क्लाइंट बदलने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। यह आखिरी क्लाइंट था जिसके साथ वह इन बचे हुए 1 साल और 9 महीनों से जुड़ा हुआ था। जैसा कि अपेक्षित था, सभी ग्राहकों को खतरे का सामना करना पड़ा था। और भले ही यह सच था कि कृष ही कारण था कि वे खतरे का सामना कर रहे थे, लेकिन यह अप्रत्यक्ष रूप से कृष के कारण ही हुआ था। उसने खतरा तो पैदा किया था, लेकिन फिर भी उसने अवसर पैदा किया था, और यही कारण था कि उसे अभी भी सिस्टम से पुरस्कार मिल रहा था। और जिस खतरे से वह जूझ रहा था, उसे देखते हुए उन 3 सालों में सिस्टम से मिलने वाले पुरस्कार काफी अच्छे रहे हैं। कम से कम उन्होंने उसे मजबूत होने और यह समझने का मौका दिया कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसा था जिसे उन्होंने बनाए रखा था। वह था नाइट स्टार सुरक्षा कंपनी का अंगरक्षक विभाग। उनके हस्तक्षेप से वह विभाग अन्य कंपनियों या कंपनी के अन्य विभागों की तरह खत्म नहीं हुआ था। इसके बजाय ये तब भी फलता फूलता रहा जब पूरी मानव जाति विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही थी। और इस दौरान कृष ने अंगरक्षक विभाग से आने वाले किसी भी शब्द का दावा नहीं किया था। अध्याय 430 भाग्य युद्धपोत मेजबान के लिए विभिन्न पुरस्कार एकत्रित कर लिए गए हैं। अंतिम पुरस्कार की गणना की जा रही है। गणना पूरी हो गई है। मेजबान को एक मध्यवर्ती स्तर के अंतरतारकीय युद्धपोत से पुरस्कृत किया गया है। कृष को जब पता चला कि उसे क्या मिला है तो वह पूरी तरह से चौंक गया। उसे एक युद्धपोत मिला था। सिस्टम का क्या मतलब था? शायद ये किसी अन्य सभ्यता के आने की स्थिति में उसका सामना करने की तैयारी के लिए था, लेकिन एक और संभावना थी। वहां पहले से ही एक अन्य सभ्यता थी जो उसकी सभ्यता के निकट आ रही थी। कृष ने आगे बढ़कर सिस्टम से इस बारे में पूछा, लेकिन सिस्टम ने उसके द्वारा पूछे गए सवाल से संबंधित कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय सिस्टम ने उसे केवल ये बताया कि उसे तैयार रहना चाहिए, क्योंकि इस ग्रह पर सिस्टम के आने का यही उद्देश्य था। कृष इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहता था और उसने तय किया कि उसके लिए यह कोशिश करना बेहतर होगा कि वह युद्धपोत के अंदर क्या है ये बता सके। इसलिए उसने तुरंत अपनी टेलीपोर्टेशन क्षमता का इस्तेमाल किया। साथ ही अगर वह आसमान में ऊपर दिखाई देता है तो उड़ने में सक्षम होने की क्षमता का भी इस्तेमाल किया। फिर अगले ही पल उसने सिस्टम से इनाम मांगा, और जैसे ही उसने ऐसा किया, एक चमकती हुई रोशनी के साथ अचानक आसमान में एक विशाल युद्धपोत उसके सामने प्रकट हो गया। युद्धपोत का आकार बहुत बड़ा था, कुछ ऐसा जिसका कृष ने बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगाया था। उसे देखकर ही कृष ने अनुमान लगाया कि शायद इसका क्षेत्रफल 3 वर्ग किलोमीटर होगा। इस बिंदु पर वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। क्या ये वास्तव में एक युद्धपोत था या एक मदरशिप? आखिरकार सबसे पहले यह जहाज बहुत बड़ा था, और कृष को संदेह था कि यह इतना लचीला होगा कि अन्य सभ्यताओं के छोटे युद्धपोतों से निपटने में सक्षम होगा।
खैर, हो सकता है कि इस युद्धपोत की रक्षा प्रणाली बहुत ही उच्च स्तर की रही हो, जिससे ये हमलों से आसानी से निपट सकता था। लेकिन फिर भी ये छोटे विरोधियों को कैसे निशाना बना सकता था? जैसे ही उसके मन में अनेक विचार आ रहे थे, सिस्टम से एक और संकेत प्रकट हुआ। डेस्टिनी बैटलशिप, मदरशिप के रूप में एक युद्धपोत। इसमें कई छोटे युद्धपोत, स्काउट जहाज हैं और यह उच्च तकनीक वाले हथियारों से लैस है। अकेले ही ये पूरी सभ्यता से आसानी से निपट सकता है। डेस्टिनी युद्धपोत में इतनी ऊर्जा है कि यह 20 वर्षों से अधिक समय तक पूरी तरह संचालित रह सकता है। उन दो संकेतों को प्राप्त करने के बाद क्रिश को आखिरकार समझ में आ गया कि क्या हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह अपने आप में अभी भी एक युद्धपोत था, लेकिन यह एक मदरशिप के रूप में था। ये कहा जा सकता है कि यह एक चलता फिरता किला था। भले ही यह इतना विशाल नहीं था कि इस ग्रह के सभी मनुष्यों को समाहित कर सके, लेकिन फिर भी इसमें निश्चित रूप से अन्य सभ्यताओं से लड़ने के लिए पर्याप्त चीजें थीं। क्रिश वास्तव में अन्य सभ्यताओं की क्षमताओं के बारे में निश्चित नहीं था, क्योंकि उसने पहले कभी उनसे सामना नहीं किया था। इसलिए निश्चित रूप से वह अन्य सभ्यताओं की क्षमताओं के बारे में नहीं जानता था, और यदि यह सच था जैसा कि सिस्टम ने दावा किया था कि यह युद्धपोत उनसे निपटने में सक्षम है, फिर भी वह सिस्टम द्वारा कही गई बातों पर यकीन करने लगा। लेकिन उसने ये देखने का फैसला किया कि इस युद्धपोत में क्या है। जहां तक युद्धपोत को नियंत्रित न कर पाने की बात है, तो यह ऐसी चीज थी जिससे आसानी से निपटा जा सकता था। एक स्टोव के साथ वह युद्धपोत के संचालन के लिए आवश्यक कोई भी कौशल खरीद सकता था, और वह इसे एक पेशेवर की तरह संचालित करने में सक्षम हो सकता था। जिस क्षण वह युद्धपोत के पास पहुंचा, दरवाजा खुल गया और क्रिश अंदर चला गया। जिस क्षण वह युद्धपोत के अंदर गया, तभी उसे एहसास हुआ कि युद्धपोत कितना आधुनिक था। सीधे शब्दों में कहें तो वहां अंदर एक अलग ही दुनिया थी। हैच से अंदर जाने पर आपको लिफ्ट जैसी किसी चीज में ले जाया जाता था। फिर जैसे ही उनके पीछे का दरवाजा बंद होता, उनके सामने एक और दरवाजा खुल जाता जो दूसरी जगह की ओर जाता। बस यही था कि जैसे ही वह दरवाजा खुला, क्रिश को लगा कि वह जहाज के अंदर नहीं बल्कि बाहर है। लेकिन जब उसने अंदर की स्थिति देखी तो उसे आखिरकार सब समझ में आ गया। वह एक अलग ही जगह के अंदर था। ऐसा लग रहा था कि इस जहाज को बनाने में इस्तेमाल की गई तकनीक इतनी उन्नत थी कि क्रिश को लगा कि वह किसी दूसरे शहर में आ गया है। वह आसपास की इमारतों को देख सकता था, जिसमें दुकानें और कई अन्य चीजें शामिल थीं। लेकिन उससे भी बढ़कर हर चीज के ऊपर वास्तव में एक आसमान था, और ऊपर सूरज था। लेकिन क्रिश को एहसास हुआ कि ऊपर दिख रहा सूरज बस एक भ्रम है। उसमें वह गर्मी नहीं है जो सूरज में होनी चाहिए। क्रिश युद्धपोत के भीतर चला गया, और तब उसे अंततः ये समझ में आया कि सिस्टम ने यह दावा क्यों किया था कि यह युद्धपोत अकेले ही एक पूरी सभ्यता से निपटने में सक्षम है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ किसी अन्य तकनीक का प्रयोग किया गया था, जिससे युद्धपोत के भीतर का स्थान बाहर की तुलना में बहुत बड़ा हो गया था। डेस्टिनी युद्धपोत की बाहरी दिखावट की तुलना में ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक मक्खी और एक विशाल मालवाहक विमान की तुलना कर रहा हो। इन सब बातों को छोड़कर युद्धपोत के अंदर सब कुछ देखने के बाद क्रिश को एहसास हुआ कि यह डेस्टिनी युद्धपोत कितना शक्तिशाली था। ये स्पष्ट था कि इस युद्धपोत के निर्माण में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, वह इतनी उन्नत थी कि जिस सभ्यता से वह आया था, वह केवल सपने ही देख सकती थी। युद्धपोत के बारे में सब कुछ जानने के बाद क्रिश को अचानक एक बात याद आई। सिस्टम के अनुसार इस ग्रह पर आने से पहले जिस सभ्यता से यह आया था, वह नष्ट हो चुकी थी। लेकिन किसी तरह क्रिश को सिस्टम से जो चीजें मिली थीं, वे कहीं से तो आई ही होंगी, है न? ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस सिस्टम को अपनी सभ्यता का समर्थन नहीं मिला, वह सब कुछ दे पाए जो उसने अब तक दिया है? दरअसल उसे यह बात समझ में नहीं आई। उसे लगा कि यहाँ कुछ ऐसा है जो पूरी तरह से असामान्य है। लेकिन जैसे ही वह इस बारे में सोच रहा था, सिस्टम से एक और संकेत ने सवाल का जवाब दिया। होस्ट ने पहले ही उस तकनीक का अनुभव कर लिया है जो अंतरिक्ष में हेरफेर करने की क्षमता को एकीकृत करती है। यही तरीका सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया गया था। एक और आयाम है जो खोला गया था, जिसमें कई चीजें संग्रहित हैं। अब तक होस्ट को जो कुछ भी मिला है, वह सब पहले से ही इस स्पेस में संग्रहित था, इससे पहले कि वह सभ्यता नष्ट हो जाए जिससे ये सिस्टम आया था। और इसमें डेस्टिनी युद्धपोत भी शामिल है। सिस्टम की प्रतिक्रिया सुनकर क्रिश एक बार फिर चौंक गया। बस एक जगह बनाने की क्षमता जहां वे उन चीजों को स्टोर कर सकते थे जो उसकी पहुंच से बाहर थीं। और फिर वह इस बात पर विचार कर रहा था कि यह प्रणाली किस स्तर की सभ्यता से आई है। वह सभ्यता जिसके पास प्रणाली बनाने की क्षमता थी, और उससे भी बढ़कर वे कितनी शक्तिशाली थीं। ये देखते हुए कि वे एक हमले का सामना कर रहे थे, और फिर भी डेस्टिनी युद्धपोत जैसा एक बड़ा युद्धपोत अभी भी सिस्टम के भीतर रखा जा रहा था, ये स्पष्ट था कि यह वास्तव में युद्ध में उतना महत्वपूर्ण नहीं था। सरल शब्दों में, ये युद्ध के परिणाम को नहीं बदल सकता था। और चूंकि मामला ऐसा था, इसलिए ये स्पष्ट था कि सभ्यता के पास निश्चित रूप से अधिक उच्च स्तरीय युद्धपोत थे जिनका उपयोग वे लड़ाई के दौरान कर रहे थे।
जब उसने इस बारे में सोचा तो क्रिश को संदेह होने लगा कि क्या वह किसी भी सभ्यता से निपट सकता है जो हमला करने आ सकती है। अगर यह सभ्यता अभी अभी अंतरतारकीय स्तर पर पहुंची है तो युद्धपोत का उपयोग करके वह निश्चित रूप से ऐसा कर सकता है। लेकिन यदि यह उस प्रणाली की उत्पत्ति की सभ्यता के समान स्तर की कोई अन्य सभ्यता थी तो यह स्पष्ट रूप से असंभव था कि वह और यह पूरी सभ्यता उनसे निपट सकें। जब वह इस बारे में सोच ही रहा था तो सिस्टम से प्राप्त एक अन्य संकेत ने उसे राहत का एहसास कराया। मेजबान को इन मामलों के बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि यह सच था कि उस लड़ाई के दौरान डेस्टिनी युद्धपोत की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यह लड़ाई के परिणाम को प्रभावित नहीं कर सकता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि डेस्टिनी युद्धपोत कमज़ोर था, बल्कि सिर्फ इतना था कि दुश्मन की मारक क्षमता अधिक थी। इसे ध्यान में रखते हुए किसी ऐसी चीज़ को बर्बाद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी जिसका उपयोग किसी अन्य सभ्यता द्वारा किया जा सकता था, ताकि वर्तमान स्थिति से निपटा जा सके जहां अन्य सभ्यताएं अधिक क्षेत्र और संसाधन हासिल करने के लिए दूसरों को नष्ट करती रहती हैं। चूंकि यह मामला था, क्रिश को लगा कि सब ठीक है। बस उसे एक बात समझ में आ गई, चाहे कुछ भी हो, उसे डेस्टिनी बैटलशिप को बेहतर बनाने का कोई रास्ता ढूंढना ही था। लेकिन वह ऐसा कैसे कर सकता था? सबसे पहले, युद्धपोत अपने आप में एक ऐसे स्तर पर था जिसका उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। हालांकि उसके पास इसे चलाने का कौशल था, लेकिन उसके पास इसे बनाने का कौशल नहीं था। इसके अतिरिक्त उसके लिए कौशल हासिल करना असंभव था, क्योंकि इस समय सिस्टम स्टो द्वारा उपयोग की जा रही मुद्रा पिछली मुद्रा से भिन्न थी। यहाँ तक कि युद्धपोत को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कौशल हासिल करने के लिए भी उसे सुरक्षा अंक नामक कुछ खर्च करना पड़ता था, और सुरक्षा अंक हासिल करना इतना आसान नहीं था। अध्याय 431 बाहर निकलना। क्रिश को सुरक्षा अंक हासिल करने के लिए कई मिशन पूरे करने होंगे। नाजू राष्ट्र में इस्तेमाल की जा रही मुद्रा को रद्द किए जाने के दिन से ही सिस्टम द्वारा मिशन बेतरतीब ढंग से प्रदान किए गए थे। कई गणों की स्थापना के साथ ये कुछ ऐसा था जिसकी उम्मीद की जानी थी, और सिस्टम से इनाम के बजाय उसे सुरक्षा अंक मिलने का कारण सिर्फ स्टो का खुलना था। स्टो के साथ जब तक उसके पास पर्याप्त मुद्रा थी, वह जो चाहे खरीद सकता था। इसलिए अलग अलग ज़रूरतों वाले अलग अलग मिशनों ने क्रिश को काफ़ी सुरक्षा बिंदु प्रदान किए, और ये वो सुरक्षा बिंदु थे जिनका इस्तेमाल उसे स्टो से कुछ भी खरीदने के लिए करना था। खैर, क्रिश को लगा कि इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि जब तक उसके पास सुरक्षा बिंदु हैं, वह स्टो से जो चाहे खरीद सकता है। लेकिन फिर भी उसे लगा कि यहाँ उसका नुकसान हो रहा है। आखिरकार शुरू में उसे जो पुरस्कार मिल रहे थे उन्हें बेतरतीब ढंग से वितरित किया जा रहा था। उसे जो पुरस्कार मिले थे उनमें से कुछ वास्तव में दूसरों की तुलना में बेहतर थे, अगर पूरा किए गए मिशन को ध्यान में रखा जाए। फिर भी ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह बदल सकता था। आखिरकार सिस्टम में पहले से ही एक अपडेट था और दुनिया भर में मान्यता प्राप्त कोई भी मुद्रा नहीं थी। क्रिश के पास सुरक्षा बिंदुओं पर भरोसा करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। वैसे तो दूसरी मुद्राएं भी बनाई गई थीं, लेकिन इस दुनिया में म्यूटेंट के बीच के अंतर को देखते हुए वे एक ही मुद्रा साझा नहीं करना चाहते थे। यही कारण था कि पूरी दुनिया में लगभग 5 अलग अलग मुद्राएं थीं। प्रणाली के अनुसार जब तक मुद्रा प्रणाली एकीकृत नहीं हो जाती, तब तक उसके लिए सुरक्षा अंकों के अलावा कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त करना असंभव था। वर्तमान में वापस आते हुए क्रिश ने केवल उन सुरक्षा बिंदुओं की संख्या पर ध्यान दिया जो उसे एक और डेस्टिनी शिप बनाने में सक्षम होने के लिए आवश्यक थे। ये संख्या उस समय उसके द्वारा वहन की जा सकने वाली सीमा से कहीं अधिक थी। डेस्टिनी बैटलशिप ब्लूप्रिंट और निर्माण कौशल। डेस्टिनी बैटलशिप बनाने के लिए आवश्यक 100,000 सुरक्षा अंक आवश्यक। कोई भी व्यक्ति क्रिश के सुरक्षा बिंदुओं के वर्तमान संतुलन के बारे में सोच सकता है, और वह बहुत ही दयनीय था। वर्तमान सुरक्षा अंक शेष 659। बेशक क्रिश समझ गया कि निर्माण कौशल महंगे नहीं थे, बल्कि वास्तव में ये ब्लूप्रिंट था। डेस्टिनी युद्धपोत बनाने में सक्षम होने के लिए उसे ब्लूप्रिंट की आवश्यकता थी, लेकिन फिर भी उसे कौशल की भी आवश्यकता थी। अपने मौजूदा बैलेंस के साथ ये स्पष्ट था कि वह 100,000 सुरक्षा अंकों के लक्ष्य से मीलों दूर था, और हर मिशन को पूरा करने के साथ उसे मिलने वाले सुरक्षा अंकों की संख्या केवल दसियों में थी। किसी मिशन को पूरा करने के बाद उसे अब तक मिले सबसे ज़्यादा सुरक्षा अंक सिर्फ 90 सुरक्षा अंक थे, लेकिन दूसरे मिशनों के लिए ये संख्या काफ़ी कम थी। पहले तो उसे लगा कि उसे मिलने वाले सुरक्षा पॉइंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। आखिरकार स्टो में उसे जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उनमें से कई की कीमत सिर्फ 0.01 सुरक्षा पॉइंट से लेकर 5 सुरक्षा पॉइंट्स तक थी। खैर, यही तो उसे चाहिए था, कुछ ऐसा जिसमें कई एसएसएस ग्रेड क्षमताएं भी शामिल हों, और ये एसएसएस ग्रेड क्षमताएं ही थी जिनकी कीमत वास्तव में 5 सुरक्षा अंक थी। होस्ट को केवल थोड़ी मात्रा में सुरक्षा अंक मिलने का कारण केवल होस्ट की वर्तमान शक्ति है। मिशन की कठिनाई इतनी अधिक नहीं है, जिसके कारण होस्ट को मिलने वाले पुरस्कार कम होंगे। उच्च पुरस्कारों के लिए केवल कठिन और खतरनाक मिशन ही पर्याप्त पुरस्कृत हो सकते हैं।
कृष्ण ने बस अपना सिर हिला दिया। अपनी मौजूदा क्षमताओं के साथ इस दुनिया में किस तरह के खतरे का सामना किया जा सकता है। और अब तक सबसे मजबूत क्षमता वाला व्यक्ति भी केवल एस ग्रेड तक ही पहुंचा था। बेशक वह शौर्य नहीं था। कई लोगों ने अपनी क्षमताओं में सुधार किया जिससे उन्हें एस ग्रेड की क्षमताएं प्राप्त करने में मदद मिली, लेकिन निश्चित रूप से इस दुनिया की पूरी आबादी की तुलना में ये संख्या केवल 100 से कम थी। यदि वह ऐसा कुछ करने जा रहा था जिससे इस संसार के लोगों की क्षमताओं का स्तर बेहतर हो जाए, तो यह वैसा ही होगा जैसे वह ऐसी परिस्थिति बनाने का प्रयास कर रहा हो जिससे उसे अधिक पुरस्कार प्राप्त हों। क्लाइंट के लिए खतरा पैदा करने के लिए परिस्थिति में हेरफेर करना सिस्टम द्वारा अनुमति नहीं थी। जहां तक पूरी दुनिया में म्यूटेंट के निर्माण की बात है, तो ये कुछ ऐसा था जो वास्तविक कारण से किया गया था। पूरे ग्रह का विकास जारी रहा, भले ही 3 साल बाद इसकी गति कम हो गई थी। फिर भी हर जगह विकास हुआ, जिसका मतलब था कि अगले कुछ सालों में एसएस ग्रेड और उससे ऊपर की योग्यता वाले लोगों के उभरने की बहुत संभावना थी। कृष खुद भी इस बात को लेकर निश्चित नहीं थे कि क्या कोई ऐसी योग्यता है जो एसएस ग्रेड से परे है, और सिस्टम ने उनके पूछने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं बताया। फिर भी उन्होंने समझा कि उन्हें विकसित होने के लिए उच्च स्तर के उत्परिवर्तित जानवरों से पोषक तत्वों की आवश्यकता होगी। विश्व भर में कभी कभी लड़ाइयाँ होती रहती थीं, और लगभग 1 वर्ष बाद इससे भी अधिक चौंकाने वाली घटना घटी। यह उत्परिवर्तित जानवरों की पहली सेना की स्थापना थी। एक उत्परिवर्तित जानवर था जिसने इतनी बुद्धिमत्ता हासिल कर ली थी कि वह मनुष्यों के बराबर थी। यह संयुक्त मोर्चे वाली पहली सेना की स्थापना थी जिसे उत्परिवर्तित जानवरों द्वारा नियंत्रित किया गया था। लेकिन उसके अगले साल एक और चौंकाने वाली बात हुई, वो थी एक और ताकत की स्थापना जिसका नेतृत्व एक बुद्धिमान उत्परिवर्तित पौधे ने किया। उत्परिवर्तित जानवर की तरह ही उत्परिवर्तित पौधे की बुद्धि भी इंसानों जैसी ही थी। दोनों पक्षों के भीतर जागृत बुद्धि के कारण मनुष्यों के पास उनके साथ क्षेत्र साझा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। शुरू में वे बस आगे बढ़ सकते थे और उत्परिवर्तित जानवरों या उत्परिवर्तित पौधों के फलों का शिकार कर सकते थे। लेकिन दोनों पक्षों की खुफिया जानकारी सामने आने के बाद, यदि मनुष्य वास्तव में कई उत्परिवर्तित जानवरों या पौधों को निशाना बनाते हैं, तो दोनों पक्षों के नेता जवाबी कार्रवाई करने के लिए तुरंत कार्रवाई करेंगे। ये कुछ ऐसा था जिसके कारण ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि तीनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे और उनकी संख्या में भारी कमी आई। हालांकि वे कभी कभी भोजन की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर हमला करते थे, फिर भी वे खुद को संयमित रखते थे। 6ठे साल में आखिरकार सिस्टम ने कृष को बताया कि उसने पर्याप्त सुरक्षा बिंदु जुटा लिए हैं। डेस्टिनी बैटलशिप के निर्माण के लिए आवश्यक सुरक्षा बिंदु जुटाने में कृष को 3 साल से ज्यादा का समय लगा था। लेकिन उन 3 सालों के भीतर कृष ने अपना मन बदल लिया था। उसे एक और डेस्टिनी युद्धपोत बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये देखते हुए कि पहले से ही एक था। और 3 सालों के दौरान उसने पहले से ही कई लोगों को भर्ती किया था जो युद्धपोत का उपयोग करने के प्रभारी होने जा रहे थे, उस स्थिति में जब कोई सभ्यता उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। बेशक भर्ती किए गए प्रत्येक व्यक्ति ने स्टो के माध्यम से सिस्टम द्वारा प्रदान किए गए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया था कि वे कृष को धोखा नहीं देंगे। कृष ने उनकी किसी भी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन उन्हें उनके द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना पड़ा। और उन सभी को उन 3 वर्षों के दौरान गहन प्रशिक्षण दिया गया, जिससे वे युद्धपोत और उसमें मौजूद अन्य जहाज़ों का उपयोग करने में इतने कुशल हो गए। बस इतना ही था कि कृष को समझ में आ गया था कि जब युद्ध के अनुभव की बात आती है, तो उनके पास कोई अनुभव नहीं था। हो सकता है कि वे सिस्टम स्टोर से कई खरीदारी करने के बाद कृष द्वारा बनाए गए सिमुलेशन का उपयोग करके प्रशिक्षण ले रहे हों, लेकिन ये स्पष्ट रूप से पर्याप्त नहीं था। लेकिन फिर भी कृष ने फैसला किया कि उनके लिए इस तरह से प्रशिक्षण लेना बेहतर था, बजाय इसके कि वे बाहर जाकर दूसरी सभ्यताओं को भड़काएं। अगर वे खुद से ज्यादा मजबूत सभ्यता का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं, तो वे खत्म हो जाएंगे। दूसरी ओर वे पहले ही कई बार ग्रह के बाहर आकाश में जाकर खुद को उस क्षेत्र से परिचित कर चुके थे। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि हमले की स्थिति में वे अपने क्षेत्र का अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकें। 10वें साल में आखिरकार कृष को वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। उसने जितने सुरक्षा बिंदु जुटाए थे, उनकी संख्या पहले से ही काफी ज्यादा हो गई थी, और स्टो के इस्तेमाल से उसने एक ब्लूप्रिंट और जरूरी कौशल खरीदे ताकि वह डेस्टिनी युद्धपोत से बेहतर युद्धपोत बना सके। और कृष द्वारा युद्धपोत बनाने के बारे में कई लोगों को प्रशिक्षित करने के तुरंत बाद ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। यह ऐसा काम था जो आगे बढ़ा और इसमें 10 साल लग गए। और अंततः जब उन्होंने नए युद्धपोत का परीक्षण किया, जो कि डेस्टिनी युद्धपोत से कहीं बेहतर था, तो एक सभ्यता ने दस्तक दी। लेकिन सभ्यता को सिर्फ डेस्टिनी बैटलशिप के इस्तेमाल से आसानी से निपटाया जा सकता था। और जब लोगों ने आखिरकार एक अंतरतारकीय युद्ध का अनुभव किया, जो एक वास्तविक युद्ध था, तो कृष ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे वहां जाने का साहस करें। उन्हें सक्रिय रूप से अन्य सभ्यताओं पर हमला करने की जरूरत नहीं थी,
बल्कि इसके बजाय वे संसाधनों को हासिल करने की कोशिश करते हुए अन्य सभ्यताओं के साथ व्यापार करने का यह मौका ले सकते थे। आखिरकार स्टोर से सब कुछ खरीदने के लिए सुरक्षा अंक प्राप्त करने में क्रिश के लिए मुश्किल हो रही थी, लेकिन उन्हें बाहर निकलने के बाद सुरक्षा अंक हासिल करने के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार ऐसा लग रहा था कि समय के साथ सिस्टम भी विकसित हो रहा था। अंत